गौरव जी है लखीमपुर खेड़ी से। लेखराम जी है राजस्थान जी से। लेखराम जी नमस्ते। विजय कुमार वर्मा जी है राजकीय प्रवक्ता, राजकीय इंटर कॉलेज बाराबांकी, गृह जनपद अम्बेडकर नगर। मेरे उद्देश्य किसानों की लागत में कमी करके उनकी आय में वृद्धि करना। चलो बहुत बढ़िया। जहर मुक्त खेती करना, बहुत बढ़िया। विजय कुमार, हम लोग मीटिंग अपनी स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद आप सभी लोगों को, जितने भी लोग हमारे साथ इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं। आज हमारे साथ इस मीटिंग में आर्किटेक्ट एंड एग्री टूरिज्म एक्सपर्ट नीलेश राहते सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीलेश सर को मॉडल गांव से जुड़े हुए नीलेश सर को इस अब मॉडल गांव की टीम की तरफ से नमस्कार करता हूं। आज की मीटिंग के लिए चर्चा का विषय रहेगा कच्छ पर्यटन केंद्र के विकास हेतु दिशा निर्देश क्या है। नीलेश सर से निवेदन करता हूं कि आप अपने प्रेजेंटेशन के माध्यम से लोगों के समक्ष रखें। साथ ही मैं आईसीसीआई फाउंडेशन का धन्यवाद अदा करता हूं, जिन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म दिया, मॉडल गांव के कॉन्सेप्ट को समझा और इसको आगे बढ़ाने में हमारी मदद की। नीलेश सर, क्या अब हम स्टार्ट कर सकते हैं? या धन्यवाद सभी का, और मॉडल गांव की टीम का खास करके, और आईसीआईसी बैंक फाउंडेशन, क्योंकि ऐसे कुछ लोग चाहिए जो सपोर्ट करने वाले हैं। अच्छी चीजें काफी लोगों तक पहुंचनी चाहिए, ये। और सबसे पहले मेरा धन्यवाद है मेरे माता पिता जो आज यहाँ पे सेशन में भी है, और मेरे पूरे परिवार का, मेरी भाभी जी का। और उसके बाद मैं ये धन्यवाद देना चाहता हूँ ये पांडुरंग जी तावरे, जो फादर ऑफ एग्रीकल्चर जो कहलाते हैं, और है वो पूना से, और मैं भी पूना से ही हूँ, जिनकी वजह से मैं एग्री टूरिज्म के क्षेत्र में आया और काम करने लग गया। ऐसे ही मैं 5 साल पहले उनसे मुलाकात हुआ, इनका 3 दिन का मैं ट्रेनिंग अटेंड करने गया था, और वही मेरे लिए एक 3 दिन का सेशन ही लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी था। अदरवाइज मैं तो अपना कंक्रीट के बिल्डिंग बनाने वाला आर्किटेक्ट था, लेकिन उनके मोटिवेशन और उनका कमिटमेंट देख के मैं ये फील्ड में आया। तो सभी का धन्यवाद। और मैं सबके लिए एक बार जोरदार से ताली बजाना चाहता हूँ, क्योंकि आपने अपना कीमती समय निकाल के आप यहाँ पे आए, और ये यहाँ पे आने के बाद ना आए, आपने पार्टिसिपेट किया, क्योंकि आप कुछ करना चाहते हैं इसलिए आ जाते हैं, नहीं तो अदरवाइज मस्त सोने का टाइमिंग था, आप दोपहर का नींद ले सकते थे खाने के बाद, लेकिन आप कुछ करना चाहते हैं और आपने कुछ जुनून है। तो मैं मेरा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देता हूँ, जैसा प्रेम जी ने दिया ही है। मैं नीलेश रामबाबू राठे, मैं बाय प्रोफेशन से आर्किटेक्ट हूँ, वास्तु विशारद, और अभी मैं 5 साल से कृषि पर्यटन क्षेत्र में एक्सपर्ट करके काम कर रहा हूँ। तो मैं पुणे बेस्ड हूँ। मैं वैसे बॉर्न एंड बॉटम विदर्भ अमरावती से हूँ। उसके बाद मैं 15 साल से पुणे में हूँ। मेरा पढ़ाई लिखाई, मैं दिल्ली से मास्टर्स किया, उसके बाद बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया, कॉर्पोरेट में, गोदरेज, क्रॉम्पटन। उसके बाद मैं इस फील्ड में आया हूँ। और ये फील्ड मुझे क्यों लेके आया, ये मेरा एक कमिटमेंट, मुझे एक इंटरेस्ट आया, और मुझे कुछ किसानों के लिए करने का एक जज्बा था, जुनून था। ये फील्ड मुझे वहां तक लेके आया। तो मैं अभी आपका ज्यादा टाइम नहीं लेता, और यहाँ पे अलग अलग लोग स्टेट से लोग हैं, कुछ भोपाल से है, कुछ यूपी से है, कुछ राजस्थान से है, और प्रोग्रेसिव फार्मर है। हर एक का एक उद्देश्य है, कुछ करना चाहते हैं समाज के लिए, किसानों के लिए, और किसानों के आय के लिए। तो मैं मेरा एक प्रेजेंटेशन यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। मेरी एक रिक्वेस्ट है सबको, आपको कुछ भी क्वेश्चन है तो आप पेपर पे लिख के रखिए। पार्ट ए, और ये प्रेजेंटेशन 2 पार्ट में रहेगा, पार्ट 1 पार्ट बी, ए और बी। आपको कुछ भी सवाल है आप मेरे से पूछ सकते हैं, ऐसा कोई झिझक मत रखिए कि आप नहीं पूछ सकते। आप बिंदास उसको पूछिए, आप डायरी में नोट डाउन कीजिए, क्योंकि मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए यहाँ आया हूँ। और ऐसा आप मत सोचिए कि मैं ये सवाल पूछूं तो कैसा लगेगा। तो आज का जो टॉपिक है मोटा मोटा, उसका मैं थोड़ा सा, ये अभी मैं सबकी माफी
चाहता हूँ कि थोड़ा सा प्रेजेंटेशन के कंटेंट्स इंग्लिश में होंगे, लेकिन मैं बात आपसे हिंदी में ही करूंगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ लैंग्वेज इज हिंदी, प्रिफर्ड लैंग्वेज, क्योंकि किसान है तो हिंदी मातृभाषा राष्ट्रीय भाषा को सब समझते हैं। आज का जो टॉपिक है, इंपॉर्टेंस ऑफ आर्किटेक्चरल डिजाइन इन एग्री टूरिज्म सेंटर डेवलपमेंट। इसका हिंदी में मतलब क्या है कि आर्किटेक्ट का क्या रोल होता है एग्री टूरिज्म सेंटर डेवलपमेंट में। क्या आर्किटेक्ट ही जरूरी है एग्री टूरिज्म सेंटर करने में? बिल्कुल नहीं है। मैं इस पे क्रॉस करूंगा। इसका एक आपको एक जीवन लाइव एग्जांपल देता हूँ, उदाहरण देता हूँ मैं आपके सामने, कि भाई आपको बुखार आया तो आप इमीडिएटली डॉक्टर के पास नहीं जाते। पहले तो आप थोड़ा सा प्रोसीन पैरासीटामोल से काम चला लेते, लेकिन 2-3 दिन बाद बुखार रहता है तो फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं। तो वैसे ही आर्किटेक्ट का है कि मैं आपको पहले डिस्क्लेमर देता हूँ कि आपको आर्किटेक्ट है तो ही काम होगा ऐसा नहीं। आप भी खुद भी एग्रीकल्चर सेंटर कर सकते हैं, लेकिन आपको यदि लंबी सोच है और आप कुछ आगे करना चाहते हैं तो ही आप ये प्रेजेंटेशन आपके लिए यूजफुल है। और ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, और मैं यहाँ पे कुछ आपको कुछ बेचने नहीं है और आपको कुछ खरीदना भी नहीं है कि मैं मेरा कोई सर्विस आपको बेचने हो। इट्स एन मेरा एक सोशल एफर्ट है। तो ये आज का टॉपिक का कंटेंट है। जैसा आपने पढ़ा, तो अभी एक स्लोली स्लोली हम आगे जाते हैं, एक एक चीज को समझते हैं। तो आर्किटेक्ट का रोल क्या होता है प्रोजेक्ट में? रोल ऑफ एन आर्किटेक्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ एग्री टूरिज्म सेंटर डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फार्म का विजिट करते हैं। फार्म का विजिट करना क्यों जरूरी है? ये कोई बिल्डिंग बनाने वाला प्रोजेक्ट नहीं है कि मैं गया मल्टीपर्पज बिल्डिंग बनाया। ये खेती लगाव जमीन से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट है, तो जमीन पे रह के ही काम करना पड़ता है। तो हम क्या देखते हैं, ये सारे मेरे सीक्रेट है। मैं आपको 20 साल के सीक्रेट ओपन कर रहा हूँ। आपका इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं, आप सब कुछ ले सकते हैं। इसमें मेरा कोई कॉपीराइट नहीं है, तो मैं रखना भी नहीं चाहता हूँ। तो आप प्लीज, आपको कुछ नोट्स निकालना है तो आप ले सकते हैं। तो पहला हम क्या करते हैं, फार्म विजिट करते हैं। फार्म विजिट के बाद क्या होता है, फार्म सिलेक्शन, मतलब खेती खेती को गए और खेती के बाद उसका सिलेक्ट करना। अभी सिलेक्शन क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास 2-4 लोकेशन पे अलग अलग जगह पे खेती है, लेकिन सारी खेती एग्री टूरिज्म के लिए सुटेबल हो सकती ऐसा नहीं है। कुछ जगह पे हमारे कुछ क्राइटेरिया होते हैं, एग्री टूरिज्म के कुछ क्राइटेरिया है, कुछ लोकेशन होते हैं। उसके बेसिस पे हमारे एक्सपर्ट नॉलेज को हम 4-5 में से एक सिलेक्ट करते हैं। अभी जिसके पास 4-5 नहीं है, उसके पास एक ही है, तो उसमें भी हमारा कुछ क्राइटेरिया हम देखते हैं कि जिससे हम हमारे क्राइटेरिया में बैठता है कि नहीं, कि उसको आगे की चीजें होती है उस पर डिपेंड होता है। जैसे हम फार्म सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद उसका फिजिबिलिटी चेक करते हैं। देखो, कोई भी चीज का फिजिबिलिटी चेक करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। क्योंकि हम सादा एक मोबाइल भी खरीदते हैं तो पहले उसमें से सारे फीचर देखते हैं। तो ये फिजिबिलिटी क्या है कि हम उसमें से एक फिजिबिलिटी निकालते हैं, इस टाइप का प्रोजेक्ट यहाँ पे हो सकता है और ये प्रोजेक्ट ऐसा किया तो चल सकता है। तो कोई भी चीज में आने के पहले ये उसका टिकट है, एंट्री टिकट। फिर उसके बाद जैसे फिजिबिलिटी आया, उसके बाद हम क्या करते हैं, एक लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज निकालते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीजें करनी चाहिए। देखो, हर जगह का, हर गांव, हर हर डिस्ट्रिक्ट, हर तालुका हमारे यहाँ पे इंडिया भारत में अलग है। हर 16 किलोमीटर पे लैंग्वेज चेंज होती है यहाँ पे, तो गांव बदल जाते हैं। जैसे आप दिल्ली से ये है, तो आप मेरठ में है तो आपको अलग क्लाइमेट है, हापुड़ में है तो अलग है, थोड़ा सा मुंबई आते हैं तो अलग है, महाराष्ट्र में तो अलग है। तो इस टाइप की सारी चीजें अलग अलग होती है। तो क्या होता है, लोकल क्लाइमेट, लोकल कल्चर, ये इसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज बनाते हैं। फिर उसके बाद एक्टिविटी की होने के बाद उसका एक प्लानिंग करते हैं, जिसको मास्टर प्लान बोलते हैं। कि भाई आपके पास फॉर एग्जांपल 10 एकड़ लैंड है, तो 10 एकड़ में क्या क्या एक्टिविटी होनी चाहिए, कौन से दिशा में क्या प्लानिंग होना चाहिए, कैसे कैसे उसका एक नियोजन हम उसका करते हैं। फिर जैसे प्लानिंग होता है, प्लानिंग के बाद डिजाइनिंग स्ट्रक्चर एज पर लोकल क्लाइमेट, टोपोग्राफी एंड अवेलेबल रिसोर्सेज विद बजटेड कॉस्ट। इसका मतलब क्या होता है, अभी आपको कुछ कॉटेजेस बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना है, डाइनिंग हॉल बनाना है, या कुछ भी बनाना है, तो हर एक चीज का एक क्लाइमेटिक जोन होता है, ऐसा जिसको हम वातावरण बोलते हैं, तापमान बोलते हैं, जैसा आप बोल सकते हैं। जैसे मुंबई में आते हैं तो बहुत ज्यादा बारिश होती है, महाराष्ट्र में, अब नागपुर साइड में आते हैं तो 44 डिग्री टेम्परेचर है, वहां पे टेम्परेचर है, तो वहां पे मटेरियल अलग यूज करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में आप कहीं पे जाते हैं तो अलग क्लाइमेट है। तो हर जगह पे अलग अलग क्लाइमेट होता है, तो उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, वो लोकल क्लाइमेट का स्टडी करके उसके स्ट्रक्चर बनाते हैं। फिर टोपोग्राफी होता है, कहीं पे जमीन उबड़ खाबड़ है, कहीं पे एकदम प्लेन है, ऐसे अलग अलग जगह पे अलग अलग क्लाइमेटिक जोन है, तो उसके हिसाब से हम
सा प्लानिंग करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें से नीचे का जो लाइन है ना, इस पे अंडरलाइन कर लेना, अवेलेबल रिसोर्सेज इन बजटेड कॉस्ट। आपके पास कुछ चीजें होती है, खेती है, मतलब आपके पास पानी है, लाइट है, एक आधा स्टाफ क्वार्टर हो सकता है, छोटा फार्म हाउस हो सकता है, हम उसको भी मैप करते हैं, उसको भी हमारे यूटिलाइज करते हैं। आपके पास ट्रैक्टर हो सकता है, बैलगाड़ी हो सकती है, बैल है, गाय है, तो पहले अपने पास जितने रिसोर्सेस है उसको यूज करते हैं। फिर 7th है स्टार्टिंग एक्टिविटी इन फेज वाइज मैनर। इसका मतलब क्या होता है, देखो कृषि पर्यटन है, ये कोई रिसोर्ट नहीं है कि आपके पास ढेर सारे पैसा लेके आए मार्केट से 1-2 करोड़ रुपए और डाल दिया, फिर आप एक ही दिन में उसका बहुत बड़ा ओपनिंग कर रहे हो, इनॉग्रेशन कर रहे हो और आप डालो। इसमें आपको क्या है ना, बहुत सोच समझ के पैसा डालना है, ज्यादा भी इन्वेस्ट नहीं करना है। तो इसलिए क्या करना है, हम मास्टर प्लान पे तो पूरी एक्टिविटी डाल देते हैं, लेकिन आपका जैसा बजट है, आपको लगता है कि अभी प्लांट्स है, अब तो पौधे लगाना है, पेड़ लगाना है, एक दिन में तो नहीं आएंगे, तो आपको लगता है कि मुझे अगले साल चालू करना है, तो इस साल आप इस बरसात के पहले प्लांट्स पौधे लगा सकते हैं, सैपलिंग लगा सकते हैं। यदि आपके पास बड़े हैं तो दूसरे फार्म से निकाल के ला सकते हैं। तो इसको बोलते हैं फेज वाइज मैनर। फिर उसके बाद आता है सुपरविजन ऑफ वर्क, जो हमने ड्राइंग दिया उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं वो चेक करते हैं। जैसा अभी मैं पुणे रहता हूँ, तो ओवरनाइट जर्नी जहाँ पे होता है वहां पे हम खुद जाके सुपरवाइज करते हैं, हमारा टीम। यदि जैसा अभी कई दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में आते हैं या दूसरे स्टेट में आते हैं, तो हर जगह पे जाना पॉसिबल नहीं, तो हम हमारा ड्राइंग देते हैं। फिर उसके बेसिस पे आपके जो लोकल टीम होता है, सिविल इंजीनियर्स होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं, या आप खुद है, तो हम आपसे गाइडेंस देते हैं। तो ये मेरा रोल आता है। तो अभी ये रोल के आगे हम एक एक चीज क्या क्या देखते हैं। मैं एज एन आर्किटेक्ट जब आपके फार्म पे आता तो मैं क्या चीजें देखता हूँ, तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सेस रोड है क्या प्रॉपर्टी को। दूसरा है पानी है वहां पे, प्लांटेशन एग्जिस्टिंग कुछ है वहां पे, आपके पास कुछ पेड़ लगे हैं। उसके बाद सॉइल का टाइप क्या है, मिट्टी किस टाइप की है, क्योंकि हर जगह पे अलग अलग सॉइल कंडीशन है। क्योंकि ये क्यों चीजें हैं, क्योंकि मुझे उसका प्लांटेशन का भी प्लानिंग करना है कि यहाँ पे कौन से पौधे लगाएंगे, कौन से पेड़ लगाएंगे। फिर संतवाद क्या है, सूरज की दिशा है कौन सी है, सूरज कितने कितने बजे का मॉर्निंग होता है, शाम कितने बजे होती है, क्योंकि उसके बेसिस पे सारे स्ट्रक्चर का क्लाइमेट कौन सा है, फिर क्लाइमेटिक जोन कौन सा है, आजू बाजू में क्या देखने लायक और 10 चीजें है आपके पास। क्योंकि टूरिस्ट जब आपके पास आता है तो वो घर से एक दिन बिताने के हिसाब से निकलता है, तो आपको आजू बाजू में जो कुछ टेम्पल्स होते हैं, कोई एक आधा फैक्ट्री होती है, कोई गुड़ का फैक्ट्री है, कहीं पे जागरी यूनिट होता है, तो अलग अलग चीजें होती है जो हमने कभी सोची नहीं रही थी। क्योंकि हम तो हमारा हमको लगता है हमारा गांव है इसलिए ये देखने कौन आएगा, लेकिन हम हमारे आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। क्योंकि उससे क्या होता है, हम हमारे टूरिज्म सेंटर की वजह से उसको भी बिजनेस मिलता है, तो उसको भी हम थोड़ा सा हेल्प करते हैं। वाटर कितना है आपके पास, कॉन्टूर है क्या, जमीन ऊपर ऊपर ऊबड़ खाबड़ है, ऊपर नीचे है क्या। तो इसका बेनिफिट क्या होता है कि हम जैसा जो जमीन बंजर जमीन है वो टूरिज्म के लिए यूज करते हैं, जो फर्टाइल जमीन जो उपजाऊ जमीन है उसमें हम खेती करते हैं। लोकल कल्चर एंड वैल्यूज, आपकी जो संस्कृति है, हर गांव में अलग अलग त्योहार होते हैं, जत्रा होती है, यात्रा होती है, मेले होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हर गांव का एक अलग अपना एक आइडेंटिटी बोलते हैं उसको, एक एक अपनी खुद की एक आइडेंटिटी है। तो हर गांव में कोई फेस्टिवल्स होते हैं, तो फेस्टिवल को हम अपने एग्रीटूरिज्म सेंटर से जोड़ सकते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज आपके पास क्या है, बाजू से नहर जाती है, नहर है तो नहर है, कुआ है, हैंडपंप है, ये सारे हम जितने भी आजू बाजू की चीजें उसको मैप करते हैं। फिर कितना 70 से ज्यादा हम एक्टिविटी प्लान करते हैं, जरूरी है कि 70 ही होना, 70 के 140 भी हो सकती है, 70 से कम भी हो सकती है, कि आपका जगह कहाँ पे उस पर डिपेंड करता है। फिर चौथा आता है प्लांटेशन एंड लैंडस्केपिंग, इसके बिना एग्री टूरिज्म सेंटर नहीं हो सकता। ये पेड़ है तो सब कुछ है, पेड़ है तो हवा है, पेड़ है तो ऑक्सीजन है। फिर उसके बाद पांचवा आता है सस्टेनेबल आर्किटेक्चर डिजाइन। ये मतलब क्या है कि आपको जितना नेचुरल एनवायरमेंटल फ्रेंडली इको फ्रेंडली मटेरियल यूज करना है, जितना कर सकते उतना कीजिए, जहाँ पे पॉसिबल नहीं आप वहां पे कर सकते मॉडर्न। क्योंकि आप कोई सिटी बना नहीं रहे, ऑलरेडी सिटी तो आप देख रहे हैं ना, दिल्ली मुंबई कोलकाता कैसे हो गया, कंक्रीट के जंगल हो गए। सस्टेनेबल क्या है कि आपके जो आजू बाजू गाँव में रिसोर्सेज अवेलेबल है उसमें काला पत्थर है तो पत्थर में बनाओ, मिट्टी है तो मिट्टी के घर बनाओ, बाम्बू है तो बाम्बू में बनाओ, घास है तो घास में बनाओ। तो ये सारी चीजें इसको बोलते हैं सस्टेनेबल आर्किटेक्चर। अभी ये एक फॉर्मूला है एग्री टूरिज्म का, इसको समझ लो और इसका एक स्क्रीनशॉट लो, पेन पेपर पे लिख लो। देखो कोई चीज का एक बेसिक होता है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, मैंने कोई भी चीज हवा में उछली तो नीचे आनी ही है।
वैसे भी ये फॉर्मूला एग्री टूरिज्म सेंटर का है। एग्री टूरिज्म सेंटर के 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। एक फार्म, फार्मर, फार्मिंग। फिर से मैं इसको रिपीट करता हूँ, फार्म, फार्मर, फार्मिंग। इसका मतलब कि आपको खेती चाहिए, दूसरा क्या चाहिए वहां पे, किसान चाहिए जो काम करने वाला, और तीसरा फार्मिंग, मतलब वहां पे फार्मिंग होता हुआ चाहिए। और ये कितना चाहिए फार्मिंग, 80% एग्रीकल्चर चाहिए, 80% एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर का डेफिनेशन अभी इसमें एग्रीकल्चर के 400 टाइप आते हैं, तो कोई भी टाइप का एग्रीकल्चर आप इसमें कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि धान का खेती हो रहा है तो आप खाली धान ही कर रहे हैं। जैसा आप विदर्भ में आते हैं या मुंबई में आते हैं, वहां पे भी धान है, पूना में आते हैं शुगर केन है, तो वहां पे भी कर सकते हैं। नहीं है तो आप उसको मल्टीपल पैटर्न में कर सकते हैं। और 20% ये टूरिज्म है, तो 80% एग्रीकल्चर, 20% टूरिज्म। अभी जरूरी नहीं है कि ये सब एक ही जगह पे होना चाहिए। समझो आपका 2 एकड़ जमीन इधर है, 5 एकड़ इधर है, 10 एकड़ कहीं आजू बाजू है, तो आप इसको सब डिवाइड करके भी कर सकते हैं कि एक जगह पे टूरिज्म बिठा है, जो जगह बंजर जमीन है उसमें टूरिज्म डाला, और जो फर्टाइल लैंड है उसमें एग्रीकल्चर किया। तो ये फॉर्मूला है, ये एग्री टूरिज्म पॉलिसी में दिया है, और तावरे सर भी इसको बहुत ज्यादा इंसिस्ट करते हैं। और मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि आप ये फॉर्मूला को चेंज मत करना। 2-5% आप इसे डिफर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग, लेकिन 80-20, 75-25 के ऊपर जाना नहीं है। जैसे ही आप वो 20% को ऊपर बढ़ाएंगे, आपका कॉस्ट बढ़ेगा प्रोजेक्ट का। समझ में आया ना? टूरिज्म की जो एक्टिविटी है वो ज्यादा पैसे लेती है, एग्रीकल्चर की एक्टिविटी कम पैसे लेती है, लेकिन ज्यादा पैसे देती है टूरिज्म में, एग्री टूरिज्म सेंटर में। तो अभी मैं आपको कुछ सैंपल लेआउट दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अभी एक 5 एकड़ किसी का जमीन है, चाहे वो महाराष्ट्र, भारत हमारे हिंदुस्तान के कहीं भी कौन से भी स्टेट में हो, तो ये कुछ सैंपल है, ये कोई बेंचमार्क नहीं है, ऐसे ही करना चाहिए। ये क्या है, जैसा फॉर एग्जाम्पल 80% आपका 5 एकड़ जमीन है, तो आपने क्या किया, 1 एकड़ जमीन जो है 20% वो टूरिज्म के लिए यूज किया। इधर वो रोड के सामने से हो सकता है, रोड के पीछे से हो सकता है, और बाकी का 4 एकड़ जो जमीन है आपने एग्रीकल्चर के लिए यूज किया। ये एक लेआउट हो सकता है। दूसरा एक लेआउट हो सकता है कि आपका 5 एकड़ जमीन है, और आपने साइट का जो पोर्शन है, जो आपको जो दिख रहा है स्क्रीन पे, जिसपे 20%, उसको टूरिज्म को यूज किया। इसका कोई गाइडलाइन फिक्स नहीं कि ऐसे ही होना चाहिए। ये हम लोग साइट विजिट पे डिपेंड देखते हैं कि आपके कितने कम से कम पैसे लगे, और आपके कौन सी जगह पे कैसा रिसोर्स को यूटिलाइज करे, ये हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे ही हमने ये एक्टिविटी पे गए, फिर इसका मास्टर प्लानिंग करते हैं। कोई भी चीज का क्या होता है, पहले प्लान बनता है, मास्टर प्लान। मास्टर मतलब क्या, वो फाइनल एक प्लान बनता है। अभी मास्टर प्लान में क्या होता है, सबसे पहले जोन वाइज प्लानिंग होता है। जोन क्या होता है, कोई भी आप कहीं पे भी करते हैं, जैसा कोई भी कॉलेज कैंपस में जाते हैं तो एक बाजू में एंट्रेंस गेट होता है, फिर पार्किंग होता है, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग होता है। कोई भी यूनिवर्सिटी कैंपस में जाएंगे तो फिर बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, इसको जोनिंग बोलते हैं। तो एग्री टूरिज्म सेंटर या कृषि पर्यटन केंद्र में भी जोनिंग क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे आपके यहाँ पे पर्यटक जो बोलते हैं, पर्यटन के लिए लोग आने वाले, टूरिस्ट आने वाले हैं या गेस्ट आने वाले, तो इसको हम जोन वाइज प्लानिंग बोलते हैं। तो जोन वाइज प्लानिंग में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपका एंट्रेंस हो गया, फिर एडमिन हो गया, क्योंकि आपके पास लोग आएंगे, उनका डेटा है, उनको आपको पैसे लेना है, उनको कुछ फर्स्ट एड किट चाहिए, या कुछ जो भी आपको कुछ बेचना है उनको, किसी का उपज है, तो ये एडमिन जोन में आता है। फिर रिक्रिएशन जोन, फिर वहां पे लोग क्या थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, एंटरटेनमेंट चाहिए, क्योंकि लोग खाना खाने के बाद सोते हैं खटिया पे, तो ऐसी चीजें हैं तो जो रिक्रिएशन में आती है। फार्मिंग जोन, क्योंकि फार्मिंग हर जगह पे डालेंगे तो आपको आपका भी फार्मिंग डिस्टर्ब होगा, क्योंकि आप किसान हैं, आपको पता है कि मेरा एक फार्म वहां पे एक दूसरे जगह पे मैन पावर की कमी है या रिसोर्सेज की कमी है, तो कॉस्ट बढ़ता है, तो वो कैसा प्लानिंग में डाल सकते हैं। फिर एक्टिविटी आती है जिसमें डाइनिंग आता है, लोग खाना खाने आएंगे, आपका किचन होता है। फिर एनिमल हस्बेंड्री, फिर आपके पास गाय हो सकती है, बैल हो सकते हैं, भैंस हो सकती है, मुर्गी हो सकती है, जो भी आपके एनिमल हस्बेंड्री में जो आते हैं वो सब कुछ है, बकरी हो सकती है। फिर एजुकेशन जोन, एजुकेशन जोन जोन क्या होता है कि एग्री टूरिज्म देखने कौन आता है, ये एग्री टूरिज्म देखने में 3 जनरेशन एक साथ आती है, बेटा या बेटी, उसके पिताजी, मतलब इमीडिएट पिताजी, और उसके दादाजी, दादाजी नानाजी जो कुछ भी है,
ये दुनिया का ऐसा एकमेव प्लेस बचा है आज की डेट में जहाँ पे 3 जनरेशन एक साथ आ सकती है। ये कृषि पर्यटन केंद्र की खासियत है, इसलिए ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। तो एजुकेशन में क्या होता है, बच्चे पढ़ने आते हैं, और दूसरी चीज क्या है, स्कूली बच्चों को एग्री टूरिज्म सेंटर का विजिट करना कंपलसरी है। एक साल में 34 से 9वीं तक के बच्चे हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का तो ऑलरेडी इसमें स्ट्रक्चर्ड जीआर है, गवर्नमेंट का रेजोल्यूशन है। अभी ये हर स्टेट में आने ही वाला है, क्योंकि हर स्टेट में ऑलरेडी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और इसमें तो स्कूल न्यूट्रिशन गार्डन करके कॉन्सेप्ट आया। तो हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, हम टाइम का थोड़ा कमी है। तो हमारे कृषि पर्यटन केंद्र करने के ऑब्जेक्टिव क्या है, क्योंकि हर चीज का कोई ऑब्जेक्टिव होता है। तो पहला क्या है, डबलिंग फार्मिंग इनकम, डीएफएम जिसको बोलते हैं, डीएफआई। अभी मैं फार्मर का इनकम नहीं बोल रहा हूँ, फार्मिंग। फार्मिंग क्या है, जो वहां पे जो फार्म है वहां से जो उपज निकलेगा उसमें डबल। तो जहाँ पे तो एग्रीकल्चर सेंटर वहां पे डबल ट्रिपल हो जाता है। तो मैं क्लेम नहीं, लेकिन डबलिंग इज अ ऑब्जेक्टिव। सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है, कनेक्टिंग इंडिया टू भारत। ये क्या चीज है भाई, इंडिया में हम भी रहते हैं, भारत में भी रहते हैं, इंग्लिश नेम है, हिंदी नेम है। आज का जो स्टेटिस्टिक देखेंगे आप, तो 53 to 54% पॉपुलेशन ये शहर में रहती है, और बाकी की जो बची है 47% अभी गांव की तरफ है। लोग शहर की तरफ आ रहे हैं, लेकिन कोविड ने क्या किया, अब सबको उल्टा घुमा दिया, चक्रा पूरा उल्टा हो गया। अभी लोग गांव की तरफ जाएंगे, तो अभी गांव की तरफ लगाव बढ़ गया। तो एग्री टूरिज्म सेंटर के अभी अच्छे दिन आने वाले हैं, अभी अच्छे दिन है ही ऑलरेडी, लेकिन अभी ये तो फ्यूचर इंडस्ट्री है, मैं इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। फिर अभी इसमें क्या होता है, अभी मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि 80% एग्रीकल्चर, 20% टूरिज्म। तो अभी मैं फोकस करूंगा 80% एग्रीकल्चर में क्या क्या एक्टिविटी आती है, और 40% में क्या क्या एक्टिविटी, 20% में क्या क्या एक्टिविटी आती है। तो सबसे पहले क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये आप वहाँ पे डेमोज कर सकते हैं। फिश फार्मिंग है, जिसको फिश करना है फिश कर सकते हैं। फार्म पॉन्ड है, फार्म टूर्स है, विजिटेबल प्लॉट्स, ऐसे बहुत सारे हैं, मेनी मोर। मैं एक एक करके इसमें डिटेल में जाऊंगा, तो आप तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। अभी डेमो ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये क्या चीज है, इसलिए आपको देखेंगे कि ये डेमो ऑर्गेनिक में का मैंने ओ निकाल दिया है। तो ये ऑर्गेनिक मतलब ये हमारा ओरिजिनल था, हम भूल गए। तो अभी क्या होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम पे बहुत कुछ लोगों के मन में कंफ्यूजन है, बहुत सारे डाउट्स होगा, अरे मेरे को जमेगा क्या, मेरे से होगा क्या, क्योंकि ये इस लुक लाइक बहुत बड़ा। एग्रीकल्चर इज अ साइंस, और ZBNF, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग हो गया, जैविक खेती हो गया, सेंद्रीय खेती हो गया, नेचुरल फार्मिंग हो गया, ये सारी टेक्नोलॉजी है। साइंस एक ही है, लेकिन ये सारी टेक्नोलॉजी, आप कौन से कोई भी रास्ते से जाओ तो सबका ऑब्जेक्टिव एक ही है, जहर मुक्त खाना देना। मैं ये फील्ड में भी काफी अच्छे से काम कर रहा हूँ, तो सबका मकसद एक ही है, जहर मुक्त खाना देना। तो हम क्या कर सकते हैं, अभी खाना देना है, लेकिन लोगों को इसका नॉलेज भी देना है। तो हम क्या करते हैं, हमारे एग्रीकल्चर कृषि पर्यटन केंद्र में जैविक खेती की ट्रेनिंग देते हैं, डेमो होता है कि जैविक खेती कैसे होती है। अभी लोगों को लगता है जैविक खेती में आप मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग या रॉकेट साइंस है, ऐसा कुछ चीज नहीं है। आप जितना समझेंगे, जितना सिंप्लीफाइड, स्कूली बच्चे आएंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि पीछे से थोड़ा आवाज नॉइज आ रहा है, आप म्यूट कर सकते हैं, जिस जहां से भी आ रहे हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि अभी समझो फॉर एग्जांपल आपको लींबू लींबू है आपके पास है, वो सड़ गया है, तो उसको सड़ाना है। ये छोटे छोटे चीजें हम डिस्प्ले के माध्यम से, मैं होस्ट को थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबको म्यूट कर दीजिए। यहाँ पे क्या होता है कि आप यहाँ पे डिस्प्ले के कुछ मॉडल बना सकते हैं, वहाँ पे यूनिट कर सकते हैं। तो उसका प्रॉपर आपको क्या साइनेजेस चाहिए कि भाई हम यहाँ पे ये डालते हैं, क्योंकि क्या होता है, आप लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। एग्री टूरिज्म सेंटर ऐसा है कि जहाँ पे एंटरटेनमेंट, एजुकेशन और एजुकेशन भी वहाँ पे आ रहा है। दूसरा क्या है, फार्म पॉन्ड्स। आप पानी को वहां पे रुकाएंगे, पानी चाहिए आपको, तो आप हजारों लाखों रुपए खर्चा करके आप बहुत बड़े बड़े टैंक्स नहीं बना सकते कंक्रीट के। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एक ही टैंक के मल्टीपर्पज यूजेस को कर सकते हैं। जैसा फार्म पॉन्ड है, अपने फार्म पॉन्ड बनाया, वहां पे फिश फार्मिंग हो सकता है,
वहाँ पे पर्ल फार्मिंग हो सकता है, वही पानी खेती के लिए हो सकता है और रिसाइकल करके आप रख सकते हैं। तो मल्टीपर्पज यूज के अकॉर्डिंग टैंक आप बनाइए। फिर कुछ जगह पे क्या होता है, मड बाथ के लिए हम टैंक यूज करते हैं, कुछ फेस्टिवल होते हैं, होली जैसा फेस्टिवल है, तो अलग जगह का अलग अलग कल्चर है, तो वहां पे यूज करते हैं। ये लो कॉस्ट है, और ऐसा कुछ सिस्टम बनाओ कि उसमें फिल्ट्रेशन सिस्टम ना लगे तो कॉस्ट बचता है। तो जैसा आप दो ये तीन पिक्चर आप देख रहे हैं, मैंने तीनों जगह पे अलग अलग क्लाइमेटिक जोन में बनाए। तो आप देख सकते हैं ये फार्म पॉन्ड है, जहाँ पे नेचुरल ग्रेविटी से पानी आता था, 60 लाख लीटर का कैपेसिटी है, वहां पे पानी रुकता है। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि जमीन का प्रॉपर स्लोप यूज किया, तो हाइट आ गया। दूसरे जगह पे बिना बिना पंपिंग का पानी दूसरे फार्म को जाता है विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा आप राइट साइड में देख सकते हैं, बीच में का पिक्चर, ये मैंने यूसीआर स्टोन में बनाया, टैंक बनाया। तो ये बच्चों को स्विमिंग पूल का काम करता है। तो इससे क्या हो रहा है, आपको अननेसेसरी स्विमिंग पूल बनाने का जरूरत नहीं। और नीचे का पिक्चर देखते हैं, ये कोंकण रीजन में है, वहां पे बारिश का पानी ऐसा बह के आता था, मैंने स्लोप पे पानी एक एक टैंक बनाया, उसमें पानी रुका है और उसमें से ग्रेविटी से पानी दूसरे जगह पे है। तो उससे क्या हुआ कि मुझे ना क्लोरीनेशन करना पड़ा है, ना मुझे कोई फिल्टर डालना पड़ा, और जैसे ही पानी ओवरफ्लो होता है तो नीचे बह के चला जाता है फार्मिंग में। तो तो ऐसी छोटी छोटी चीजें होती है जो आपके लाखों रुपए बचा देती है, और आपको नेचुरल जो चीज है उसको नेचुरली रखना है। तो यहाँ पे हमने रेड स्टोन, लैटराइट स्टोन को यूज किया, जिसको हम मराठी में जांबा दगड़ बोलते हैं। अभी क्या होता है, मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ ये सबको, यदि आपके पास खेती है, समझो शुगर, आपके पास शुगर केन लगा या कॉटन लगा या कोई भी धान लगा है, तो कितने लोगों को खेती देखने आएंगे? एक दो लोग आएंगे, क्योंकि उसमें देखने लायक कुछ नहीं, एक ही मोनोक्रॉपिंग होता है। तो हम क्या करते हैं, ये आपका जो एग्रीकल्चर लैंड है इसको डिवाइड करते हैं पीसेस में, टुकड़े टुकड़े में बांटते हैं, और उसमें क्या करते हैं, 50 फुट बाय 50 फुट, 100 फुट बाय 100 फुट के अलग अलग 40 या 50 टाइप के फार्म, डेमो फार्म बनाते हैं। तो डेमो फार्म्स का फायदा क्या होता है, एक तो पर्यटक जो आ रहा है, टूरिस्ट, उसको इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि भाई मूंगफली जमीन के नीचे लगती है। 90% लोगों को पता नहीं कि मूंगफली जमीन के नीचे लगती है, ऊपर लगती है। स्कूली बच्चों का पूछ के देखो कि मूंगफली कहाँ लगती है, प्याज कैसा लगता है, वो पता ही नहीं उनको। अभी ये तो हो गया आपका डिस्प्ले पर्पज। दूसरा क्या है कि आपके पास रोज 100 से ज्यादा लोग आ रहे हैं, आपको उनको खाना खिलाना है। तो मार्केट से आप सब्जी लाएंगे तो आपके पैसे जाएंगे, यदि आपके पास सब्जी है तो आपका क्या हो गया, लागत ही कम हो गया। तीसरा चीज क्या है, जो टूरिस्ट आपके दरवाजे पे आया है, जो मेहमान बन के, आपने अपना जाते टाइम ही वो क्या है, खुद के हाथ से सब्जी तोड़ के लेके जाते हैं और आप उसको बेच सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, एग्री टूरिज्म सेंटर में समथिंग टू सी, मतलब उसको कुछ चीज देखने लायक चाहिए, समथिंग टू डू, आपने उसको दिखाया, हाथ ही नहीं लगाने दिया। तो वो खुद का एक्सपीरियंस दो ना, टमाटर कैसे होते हैं, वो तोड़ेगा, उसको जितना चाहिए बैग में भर के लेगा, काउंटर पे जाएगा, पैसे भी दिखा, और समथिंग टू बाय, क्योंकि आपकी दुकान है, दुकान में जितनी ज्यादा चीज रहेगी उतना दुकान चलता है, एक ही चीज रखो तो रिस्क भी उतना ही है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि फार्म प्लानिंग करते हैं पहले दिन ही, कि मैं यहाँ पे ये फार्म करूंगा, टमाटर लगाऊंगा, मेथी लगाऊंगा, धनिया लगाऊंगा, ये सारी चीजों का माइक्रो प्लानिंग करते हैं। अभी उसके लिए आपके पास कितने रिसोर्सेस है, आपके पास कितने लोग रहने वाले हैं, ये सब चीजों के बेसिस पे हम उनको यहाँ पे एक्टिविटी करते हैं। फिर इसमें आर्किटेक्ट का रोल क्या आता है हमारा, हम क्या करते हैं, अभी फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे फार्मर्स को मुझे एक्सेस देना है या लोगों को एक्सेस देना है। अभी किसान, ये काम करने वाला किसान भी है, उसके यहाँ पे रहने वाला एक आदमी भी है, ऐसा नहीं है कि मैंने खाली एक ही आदमी को लगाया। तो वहां पे आपको क्या करना है, एक तो प्रॉपर एक्सेस चाहिए, मतलब जो पाथवे होता है उसकी बराबर चौड़ाई चाहिए, उसका मजबूत मजबूत होना चाहिए, और क्रॉप साइकिल का स्टडी चाहिए। मेथी आने के बाद धनिया कब आता है, पालक कब आता है, नहीं तो क्या होगा कि आपका जो आपने 1 एकड़ में बनाया लेकिन आधा आपको खाली दिख रहा है, फिर बाद में बोलेंगे अरे ये सीजन में सब्जी नहीं आता है। तो आपके पास लोग हरा भरा खेत देखने आ रहे हैं, तो वो हरा भरा कैसा रहेगा, ग्रीन कैसा रहेगा, मेंटेन कैसा रहेगा, उसके सारे एस्पेक्ट होते हैं। प्लम्बिंग है, इनको पानी चाहिए, पानी का पाइपलाइन चाहिए, बीच बीच में आपको वेंचुरी सिस्टम आएगा, आउटलेट्स चाहिए, तो ये सारी चीजें हमारे आर्किटेक्चर प्लानिंग में आती है। फिर उसके बाद क्या होता है, फार्म टूर एंड फार्म वैकेशन, क्योंकि आप जब घूमने निकलते हैं तो कोई 1 घंटे के लिए नहीं निकलते, और खास करके एग्री टूरिज्म सेंटर में लोग
कोई 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, कोई ये रेस्टोरेंट जैसा नहीं है कि मैं खाना खाने गया और खाना होने के बाद में 2 घंटे के बाद आया। ऐसा नहीं है। यहाँ पे लोग पूरा दिन एक साथ पूरे फैमिली के साथ बिताने के लिए आते हैं। तो वहाँ पे जब आते हैं तो वो पे करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे मिनिमम महाराष्ट्र में एग्री टूरिज्म सेंटर का 450 से 1500 रुपए टिकट फी होता है, जिसमें लोग आते हैं। मॉर्निंग में उनका ब्रेकफास्ट है, चाय है, कॉफी है, जो आपको देना है। फिर नाश्ता होता है, फिर खाना देते, फिर शाम का चाय देके वो जाते हैं। तो ये हो गया एक टाइप का। तो फार्म वैकेशन में क्या होता है, तो बच्चे जो आते हैं वो मिट्टी में हाथ डालना चाहते हैं, मिट्टी के साथ खेलना चाहते हैं, क्योंकि आजकल तो मिट्टी बचे ही नहीं शहर में, सब जगह पे कंक्रीट है। तो आप उनको एक्सपीरियंस दो। तो बच्चा आएंगे, स्कूल के बच्चे आएंगे, 100 बच्चे आते हैं, 200 बच्चे आते हैं। मैं आपको सबसे आखिरी में मैं मेरे प्रोजेक्ट के कुछ वीडियो दिखाऊंगा जहाँ पे स्कूल की ट्रिप आती है। तो इससे क्या होता है, बच्चों का प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। टमाटर जो होता है ना, लाल जो दिखता है, वो बनने के लिए 90 से 120 दिन लगते हैं। तो लेकिन उसको कितना पानी लगता है, इसका कौन सा वेराइटी है, और इसमें इसमें कितना पेस्टिसाइड डालते हैं, या जो कुछ हम ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसमें कितना मेहनत लगता है, ये सारी चीजें हम यदि बच्चों को बताएंगे तो उनका फार्मिंग की तरफ देखने का रुझान बढ़ेगा और वो वहां पर इंटरेस्ट जागेगा। अभी क्या होता है, फार्मिंग दिखाने के लिए कुछ है नहीं। आईटी में क्या होता है, हम लोग देखते हैं, बच्चे देखते हैं, सब कुछ बाकी सब देखते हैं, तो सब लोग उधर जाना चाहते हैं। खेती की तरफ क्यों नहीं आते, कि हम ही उनको कुछ प्रमोट नहीं कर रहे। तो इस केस में क्या होता है कि अभी आप कुछ उनको एक्सपीरियंस देंगे तो अपनी तरफ आएंगे। तो छोटी छोटी चीजें के वहाँ पे डेमो होने चाहिए। वो छोटा ट्रिलर होता है, ट्रैक्टर चलाने का ट्रेनिंग दो, या कुछ ट्रिलिंग कर रहा है, तो छोटी छोटी फार्मिंग एक्टिविटी। अभी यहाँ पे आर्किटेक्चर प्लानिंग गाइडलाइन क्या होता है, जो यहाँ पे आपको नीचे रेड रेड लाइटर में दिख रहा है, क्राउड मैनेजमेंट। अभी क्या होता है, 2 स्कूल के बच्चा है, 2 अलग अलग, 100 इधर से आए, 100 इधर से आए, दोनों का ड्रेस सेम है। तो क्या हो सकता है, बच्चों का, बच्चे शरारती होते हैं, वो क्या आपका थोड़ी सुनने वाले, उनके टीचर को टेंशन रहता है। तो इसलिए क्या होता है कि भाई वो बीच में का पैसेज है वो प्रॉपर चाहिए, बच्चे नीचे गिरे ना, या 2 अलग अलग दिशा से आए तो एक कॉमन पॉइंट पे मिलकर फिर जा रहे हैं। फिर जैसे बीच में टॉयलेट चाहिए, या ट्रैक्टर में बैठ के जाना है तो ट्रैक्टर का राइड होना चाहिए, रेगुलर एक्सेस चाहिए, क्योंकि फार्म है। अभी जैसा पॉलियोस है, वहां पे मशीन भी आएगी, तो छोटा छोटा हाथी जिसको बोलते हैं, या ट्रैक्टर है, वो सब चीजें जाने के लिए एक्सेस चाहिए। नहीं तो बहुत बार क्या मैंने देखा है, लोग यहाँ पे पॉलियोस बनाते, बीच में 10 फीट का जगह छोड़ते, फिर वो नीचे से बेंड आ रहा है, तो फिर एक्सेस नहीं हो रहा है, फिर बच्चे उधर से छलांग लगा के जा रहे हैं। तो छोटी छोटी चीजें हैं, इस पे गाइडलाइन। अभी ये क्यों करते हैं हम लोग, क्योंकि हम प्लान पहले दिन बना रहे हैं, मास्टर प्लान। लास्ट मिनट नहीं बना रहे कि मेरे पास जगह बचा था इसलिए मैंने वहां पे पॉली हाउस बनाया। क्योंकि हम पहले बनाते हैं, इसलिए हर चीज के लिए हमने जगह रखा है। अभी जैसा मैंने पॉली हाउस बनाया, मेरे को नीचे का जमीन उपजाऊ होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा अभी पे लेखाराम जी है, उनका पॉली हाउस है, और राजस्थान से करते मेरा अच्छे मित्र है। तो नीचे आपका जमीन बंजर भी है, लेकिन आप उसके ऊपर मिट्टी डाल के भी कर सकते हैं। तो ये सारी गाइडलाइन हम लोग वो साइट विजिट पे डिपेंड करते हैं। फिर अभी क्या होता है, जैसा मैंने आपको 10-15 टाइप का, 40-50 का सब्जी, 50 टाइप का सब्जी के लिए बोला था, वैसे आपको अभी मैं बोल रहा हूँ फ्लावर गार्डन। कलर्स है ना, आंखों के लिए अच्छे है, स्मेल है। तो फ्लावर्स में क्या है, हजारों टाइप के फ्लावर्स हैं आपके, अलग अलग, जहाँ पे आप बैठे हैं उसके आजू बाजू में जाए तो 40-50 टाइप के तो फ्लावर्स ऐसे ही दिखते हैं। तो मैं आपको एक गुलाब का एग्जाम्पल देता हूँ, ये रोज है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर जो है अलग अलग टेस्ट देता है, विजुअल ब्यूटी देता है। अभी क्या होता है, समझो अभी गुलाब का फूल है, मार्केट में उसका कीमत कितना है, जनरली आप जाते हैं तो 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए के बीच में। लेकिन अभी 14 फरवरी आ रहा है, तो गुलाब का कीमत कितना होता है, 15-20 रुपए। और वही गुलाब का कीमत 16 फरवरी को कितना होता है, फिर 2 रुपए, 5 रुपए। अभी ऐसा कुछ सीजन आता है कि जहाँ पे 1 रुपए भी, तो किसान का तो लॉस हो गया ना। लेकिन उसको आप क्या कर सकते हैं, गुलाब से गुलकंद बनता है। तो क्या है, इतना गुलाब है, आप जितने गुलाब है उसका गुलकंद बनाओ, एक डिब्बे में बनाओ, शक्कर डालो और गुलकंद बनता है। तो वो आपका एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट हो गया। फिर आप क्या करो, आपका जो काउंटर होगा वहां पे आपके नाम से ब्रांड नेम लगा के गुलकंद बेचो। तो ये इससे क्या हो गया कि आपकी पॉसिबिलिटीज बढ़ गई। फिर वेजिटेबल फार्म्स, जैसे मैंने बोला, टूरिस्ट आता है तो आप उसको कुछ ऑथेंटिक आपके यहाँ पे खिलाओ। जैसे आम है तो नेचुरल आम दो, तरबूजा है, खरबूजा है, या जो कुछ भी आपके पास होता है, शिमला मिर्च है तो उसको काट के दिखाओ कि वो ऑर्गेनिक है, तो आप उसको खुद से आ जाएगा। जाते टाइम आप उसको यदि खिलाएंगे, जैसा आप कोई फ्रूट वेंडर के पास जाते हैं, सब्जी वाले के पास, या कोई भी रेडी वाले के पास जाते हैं, वहां पे वो आपको फ्रूट देता है, एप्पल देता है,
सीताफल देता है तो मैडम खा के देखो, दीदी खा के देखो, हम लोग लेते खाते फिर लेते। तो वैसे ये आपका भी बिजनेस है, तो आपको बेचने की कला सीखनी है। फिर इसमें हम क्या देखते हैं, क्लाइमेटिक जोन। जैसा आप अभी हर जगह के फ्लावर हर जगह पे नहीं आ सकते, जैसा गेंदा है तो कौन से सीजन में आना है तो आप गेंदा लगा सकते हैं। फिर पानी है, सॉइल है, एक्सेस टू फार्म, ये सारी चीजें हम उसमें देखते हैं आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर फ्रूट प्लांटेशन, मैंने जैसा वेजिटेबल पे गया था वैसे फ्रूट्स। फ्रूट्स का खासियत क्या है, नंबर वन, एक तो आपकी ग्रीनरी साल भर रहती है। यही आपने पाम का ट्री लगाया, उसको क्या खाली ग्रीनरी रहेगा, आउटपुट क्या है, जीरो। पानी तो देना ही है। जैसे आपने केला लगाया, बनाना लगाया, तो बनाना आप एक तो उसको बेच सकते जगह से, नेचुरली ग्रोन है। नहीं है तो उसको बनाने के चिप्स बना के उधर से वहीं पे गरम गरम निकाल के बेच सकते। जैसा आम है तो आम के अचार बना सकते हैं या कच्चा भी बेच सकते हैं। और बाकी टाइम आपका जो एग्री टूरिज्म सेंटर वो ग्रीन दिख रहा है। और सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, क्लाइमेटिक अनसर्टेनिटी है। अभी जो वातावरण में जो बदल हो रहे हैं, मैं भी नहीं बोल सकता और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी नहीं बोल सकता कि कल कितनी वर्षा होने वाली है, नहीं है। लेकिन यदि आपके पास आप एक ही क्रॉप कर रहे हैं तो बारिश के बाद लॉस नुकसान होने के चांसेस ज्यादा है। लेकिन आप जब मल्टी क्रॉपिंग करेंगे तो आपके क्या है, लॉस होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। फिर मेडिसिनल प्लांटेशन है, ये हमारा धरोहर है। जैसा टर्मरिक है, जिंजर, एलोवेरा, शतावरी, अश्वगंधा, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लगाओ, अच्छा है क्योंकि इससे रेवन्यू आता है। जैसा एलोवेरा से आप अलग अलग टैबलेट बना सकते हैं, या आपके पास हल्दी है तो हल्दी आप जगह से बेच सकते हैं, हल्दी के टैबलेट बना सकते हैं। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं जिससे आप बोलते हैं ना बिजनेसमैन की तरफ जाएंगे। फिर अभी यहाँ तक तो टॉपिक था कि मैं आपको सारा नेचुरल फार्मिंग दिखा रहा हूँ। अभी इसमें क्या है, आज का जो युवा है जो कृषि पर्यटन और कृषि की तरफ आना चाहता है, वो थोड़ा सा मॉडर्न हो गया क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गया, उसके पास फेसबुक आ गया, यूट्यूब आ गया, इंटरनेट आ गया। वो कन्वेंशनल जो आप जो कर रहे हो वो फार्मिंग नहीं करना चाहता। यदि आपका बेटा है, आप उसको बोलेंगे बेटा मैं धान लगा रहा हूँ, तो उसमें मैं नया क्या करूँ। तो अभी क्या है, थोड़ा सा मॉडर्न जमाना है तो टाइम के हिसाब से हमको बदलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। तो हमको कुछ मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स भी हमको लेके चलना है। तो इसमें क्या क्या आता है, पॉलियोस है, शेडनेट है, हाइड्रोफोनिक्स है, एक्वाफोनिक्स है। फिर मशरूम फार्मिंग होता है, फिर मल्टी लेयर फार्मिंग है, एक ही जगह पे कम जगह पे ज्यादा क्रॉप निकाल सकते हैं। एयर इरिगेशन टेक्निक है, वर्टिकल फार्मिंग है, पर्ल फार्मिंग है। ये आपको क्या कर रहा है, एक तो क्लाइमेट से भी आपका थोड़ा सा प्रोटेक्शन हो गया और आपको एक हाई वैल्यू क्रॉप भी आप ले सकते हैं। ब्रोकली है, ये सब चीजें आप उसमें से ले सकते हैं। तो आपको क्या है, इसके फायदे क्या है, एक तो आपका आपको इनकम भी आ रहा है, दूसरा टूरिस्ट को भी डिस्प्ले होता है, और थर्ड एजुकेशन का पार्ट भी हो। तो कुछ आप मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक उसमें डाल सकते हैं। फिर और एक इनकम सोर्स ऑफ इनकम है प्लांट्स एंड नर्सरी। अभी क्या होता है कि आपका जमीन है 5 एकड़ 10 एकड़, आपको एग्रीटूरिज्म सेंटर करना है। अभी आपको वहाँ पे ग्रीनरी करना है। अभी मैंने आपको पहले ही बोला कि यहाँ पे आपको 100-150 टाइप के प्लांट्स लगाने हैं। तो आप मार्केट में जाएंगे, आप कहीं से लाएंगे तो 15-20 लाख रुपए के तो आपके प्लांट ही हो जाएंगे, पौधे जिसको बोलते हैं हम लोग। तो हर बार तो आप नहीं ला सकते, शुरुआत के आप लाएंगे 4-5 लाख रुपए के, है आपका बजट तो लगा सकते हैं। लेकिन जब जब आपने देखा होगा कि जब प्लांट्स लाते हैं ट्रक में या इसमें भर के, तो 20% प्लांट तो चले ही जाते, तो लॉस आपका ही हो गया ना। तो उसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं कि आप अपना खुद का नर्सरी बना सकते हैं, जिसमें आपको जो प्लांट चाहिए उसका सेटअप कर सकते हैं। दूसरा एक चीज क्या है, ये नर्सरी से आप ये प्लांट को बेच सकते हैं क्योंकि टूरिस्ट आपके पास आया। आज की डेट में एक अच्छा तुलसी का प्लांट नहीं मिलता घर में लगाने के लिए। छोटे छोटे अभी लोग शहर में रहते हैं क्योंकि आपके पास आने वाले लोग ज्यादा लोग शहरी शहरी भाग से आते हैं, तो उनको कुछ प्लांट्स है तो वहां पे आप जाते टाइम उनको गिफ्ट कर सकते हैं। तो अभी आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, यदि आपका एग्रीटूरिज्म सेंटर यदि मेन रोड पे है तो आप नर्सरी को सामने के बाजू डाल सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि जो रनिंग क्राउड है, जो लोग जा रहे हैं, तो वो ज्यादा टाइम प्लांट देखने आएंगे। तो प्लांट देखने के बाद उनका एक क्यूरियोसिटी बढ़ेगा कि आगे क्या है, तो वो टूरिज्म सेंटर में आएगा। दूसरा क्या है, अभी मैंने ऐसा बहुत बार देखा है कि एग्रीटूरिज्म सेंटर में क्या होता है, नर्सरी एकदम कोने में होता है, और जो टूरिस्ट है, जो गेस्ट है, मेहमान आया हुआ हमारे यहाँ पे, वो खरीद के लेके जाना चाहता है, लेकिन वो 10 गमले उठा के तो लेके नहीं जा सकता। फिर बाद में वो आएगा फिर कैंसिल कर देता है। ऐसे जगह पे आप एक्सेसिबल, वहां पे उसका गाड़ी पहुंचना चाहिए या आपका कोई सर्विस हो कि जो उसके गाड़ी तक पहुंचा दे। तो ये ऐसी छोटी छोटी चीजें होती है जो बहुत मायने रखती हैं। फिर अभी आपको पानी देना है, बिना पानी तो कोई
खेती नहीं हो सकता है, जो हो सकता है ऐसा नहीं है, लेकिन यदि आपको 12 महीने यदि आपको खेती ग्रीन दिखाना है तो आपको वाटरिंग का, इरिगेशन का टेक्निक यूज करना है। तो इरिगेशन में क्या आता है, डीफॉगर का टेक्निक है, रेन पाइप है, रेन गन है, वेंचुरा सिस्टम है, फ्लड इरिगेशन है। ये क्यों है, आपको जरूरी नहीं कि आप सभी करना है, लेकिन आप जब अलग अलग टाइप के करेंगे तो टूरिस्ट जो आता है, आपको एक ही चीज समझना, ये मेरा मॉल है, एग्री मॉल। आप जो दिखाएंगे वो लोग देखेंगे, अरे देखो यहाँ पे डीफॉगर लगाएंगे, फिर आप उसका डेटाबेस बनाओ, इधर साइड में बोर्ड लगाओ कि देखो मैं फ्लड इरिगेशन करके इतना पानी पहले देता था, इसको इतना पानी लगता है, और मैं रेन पाइप लगा के मेरा इतना सेविंग होता है। तो ये सब डिस्प्ले इंफॉर्मेशन वाइज चाहिए आपको कि इतना पानी का बचत होता है, तो लोग उसको प्रमोशन भी होता है। और इसके सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, टैंक का पोजीशन। अभी बहुत बार क्या होता है, खेती कर रहे हैं हम, अलग टैंक है दूसरी जगह पे, तो प्लम्बिंग का लाइन पड़ रहा है। प्लम्बिंग का लाइन मतलब क्या हो गया, कॉस्टिंग बढ़ रहा है। तो इसमें कहीं पे जैसा प्लानिंग के हिसाब से हम सेंट्रलाइज टैंक देते हैं, जो इक्वली प्रेशर भी डिवाइड हो, एक ही मोटर पे काम हो। छोटी छोटी चीजें हैं। फिर उसके बाद और एक इनकम का सोर्स आता है, वो है वर्मी कंपोस्टिंग, वर्मी वॉश। वर्मी कंपोस्ट क्या है, आपके पास खाद, जो जो केचुआ खाद जिसको बोलते हैं, क्योंकि आपके पास कुछ उपज निकल रहा है, जैसे आपने गोभी का पत्ता निकाला, उसमें का फूल निकाला, बाकी के पत्ते बचे, तो उसको कंपोस्टिंग को डालो, उससे क्या हो गया, आपका खुद का खाद तैयार होगा। दूसरा क्या, अभी ये खाद काय के किस लिए काम में आएगा, तो आप जो शहर में लोग रहते हैं उनको चाहिए, कम लोग के लिए, वहां से बेचो, छोटे छोटे बैग में डालो, तो आप उसका आपका एक स्टिकर लगाओ आपकी कंपनी के नाम का, आपके एग्रीकल्चर सेंटर का, तो एक सोवेनियर हो गया। फिर उसके बाद फास्फोरस इज ऑर्गेनिक मैन्योर, तो आप इसको बना सकते हैं। बायोगैस, बायोगैस से सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, अभी आपके पास गौशाला है, वहां से गोबर निकल रहा है, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा म्यूट करेंगे। तो बायोगैस होता है, बायोगैस से क्या होगा कि आपका जो किचन है, यहाँ पे जो डाइनिंग हॉल बना रहे हैं, यहाँ पे लोग, आपको 100 लोग खाना खाने आएंगे, तो आप गैस पे तो नहीं बना सकते ना, क्योंकि गैस का एक कॉस्ट है, सिटी से आपको सिलेंडर को लाना है। यदि आपके पास ही इतना रिसोर्स है तो आप बायोगैस बना सकते हैं। तो बायोगैस जमीन के ऊपर वाला भी बना सकते हैं, बैग वाला भी रख सकते हैं ऊपर। और ये सबसे अच्छा चीज क्या है, ये डिस्प्ले के लिए भी काम में आ रहा है और आपके भी काम में आ रहा है। ज्यादा गैस हो रहा है तो आप बेचो बैग में भर के, गैस बैग में भर के आप बाजू वाले को बेच सकते हैं। आपका 3-4 जगह पे गर्म पानी करो, उस पे जो कुछ भी लगता है आपको, बायो ब्रिकेट्स है, स्लरी है, जो बायोगैस से स्लरी निकलता है, उसको सजू जो बोलते हो, फार्मिंग के काम में आ रहा है। गोबर के कंडे है, ऐसे बहुत सारी चीजें आप वहां पे कर सकते हैं। फिर एनिमल हस्बेंड्री, जैसे मैंने बोला, तो आप गौशाला बना सकते हैं, पोल्ट्री बना सकते हैं, गोट फार्मिंग कर सकते हैं। ये आपका चॉइस है कि आपको जो परमिसिबल है, क्योंकि हर एक का अपना कल्चर है, सभी लोग सभी नहीं करेंगे। फिश फार्मिंग किसी को अलाउड है, किसी के परिवार में किसी को नहीं है। तो ये चीजें हैं, लेकिन वो सब है किसान से जुड़ी हुई। तो अभी यहाँ तक तो मैंने फार्मिंग का आपको बताया, और फार्मिंग ऐसा चीज है कि जितना बोलेंगे उतना कम ही है, लेकिन हमारे पास टाइम का थोड़ा सा कमी है, तो मैं अभी ज्यादा उस पर बात नहीं करूंगा। तो अभी मैं थोड़ा सा टूरिज्म के एक्टिविटी पे आता हूँ। तो यहाँ तक मैंने अभी फार्मिंग का बताया। फार्मिंग में आप मेरे से ज्यादा एक्सपर्ट लोग हैं, और इसमें आप कुछ कर सकते हैं, ये कोई अल्टीमेट नहीं है, हर जगह पे अलग अलग फार्मिंग होता है। तो उसके बाद अभी हम जाते हैं टूरिज्म की तरफ। अभी ये इसको आप समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, या इसको ज्यादा पैसे लगते हैं। ये या टूरिज्म एक्टिविटी जब करते हैं आप, तो उसमें गवर्नमेंट के कुछ गाइडलाइन है, नेशनल टूरिज्म पॉलिसी और ये सब कुछ एग्री टूरिज्म पॉलिसी में। तो ये 20% एक्टिविटी को आप अभी पूरा समझ लो, डाइजेस्ट करो, लिख लो। तो ये 20% में क्या क्या आता है, एक तो आता है वेलकम पॉइंट। वेलकम पॉइंट क्या होता है, जब टूरिस्ट आपके पास आ रहा है, तो सबसे पहले आप आपके दिमाग से निकाल दो कि ये टूरिस्ट है, ये आपका मेहमान है। मेहमान मतलब क्या होता है ना, रिश्तेदार जैसा होता है ना, भाई है, कोई है, तो उस टाइप का उसको फीलिंग चाहिए। तो इसके लिए क्या है, उसका आपको वेलकम करना है। तो वेलकम करते टाइम हर एक का अपना कल्चर है, कोई अपना गमछा दे सकता है, आप यूपी में जाएंगे तो गमछा दो, हमारे महाराष्ट्र में आते हैं तो हमारा टोपी देते हैं, तिलक लगाते हैं, छोटा हार देते हैं। तो एक कोई ऐसा डेडिकेटेड जगह चाहिए जहाँ पे उसका वेलकम कर सके। दूसरा क्या है, अभी लोग दो टाइप के लिए लोग आते हैं, एक तो लोग दिन में आते हैं, मतलब पूरा डे टूर में। दूसरे लोग आते हैं, रुकने आते हैं लोग, तो उसको बोलते हैं
एक होता है डे टूर और दूसरा होता है स्टे पैकेज। तो स्टे में क्या क्या कर सकते हैं, कॉटेजेस कर सकते हैं, रूम्स कर सकते हैं, डॉर्मेट्री कर सकते हैं। फिर डाइनिंग, खाने का जगह है तो डाइनिंग का एरिया चाहिए। फिर खाने को जगह है तो फिर उसके लिए किचन चाहिए। फिर अभी लोग, हमारा कल्चर हमको दिखाना है तो डेमो विलेज मॉडल, कि हमारा पहले लोग ऐसे थे, पहले हमारा बार्टर सिस्टम था, वो कैसा काम करता था। पहले मिट्टी के घर होते थे, बिना कूलर बिना एसी के चलते थे, बिना रोशनी के थे, लेकिन फिर भी हमारे घर सस्टेनेबल थे। आज तो हमको 10-10 ट्यूबलाइट लगाना पड़ता है तो भी काम नहीं होता है। हमारे पूर्वज कैसे रहते थे, तो उसके छोटे छोटे मॉडल बना सकते हैं। नक्षत्रवन गार्डन, रेंचौर एरिया, मड बाथ, सेल्फी पॉइंट, मैं अभी इसके एक एक करके आगे जाता हूँ। तो फार्म स्टेज की अभी जो गाइडलाइन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है, 185 से 250 फुट के कॉटेजेस अलाउड है, नेशनल टूरिज्म पॉलिसी में दिया हुआ है और हमारी महाराष्ट्र के एग्री टूरिज्म पॉलिसी में मेंशन है, विद अटैच टॉयलेट। इसका कोई साइज इंटरनल डायमेंशन नहीं दिया, लेकिन 185 स्क्वायर फीट मिनिमम चाहिए विद टॉयलेट। दूसरा क्या है, आप इसके साथ क्या क्या कर सकते हैं, टेंट हाउसेस कर सकते हैं, जो टेम्पररी टेंट्स होते हैं। अभी टेंट टेंट और टेंट हाउसेस, ये दोनों में बहुत फर्क है। टेंट मतलब क्या है, जो आप उठा के लेके जाते हैं वो टेंट हो गए। लेकिन टेंट हाउसेस क्या है कि जिसने आपने एक नीचे का जो बेस बनाया, उसके ऊपर स्ट्रक्चर बनाया, उसको टेंट हाउसेस बोलते हैं। मतलब है परमानेंट ही, लेकिन बना हुआ है टेंट हाउस हाउस जैसा। फिर मड हाउसेस हैं, यदि जैसा आप राजस्थान से हैं तो राजस्थान में गर्मी होता है, तो आप वहाँ पे मिट्टी का फील दो, तो देखो बाहर 48 डिग्री भी टेम्परेचर होने के बाद, 44 भी होने के बाद हम अंदर कैसा है, तो उसका डेमो मॉडल बना सकते हैं। जैसा आपके पास कुछ स्टोन हो सकता है, काला पत्थर है, लाल पत्थर है, जैसलमेर का स्टोन है, तो उसके स्टोन हाउसेस बनाओ, बाम्बू के स्ट्रक्चर बना सकते हैं। आप फैब्रिकेटेड होम भी बना सकते हैं, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि आप खाली मिट्टी में बनाना है। वुडन के घर बना सकते हैं, वुडन चालेट जिसको बोलते हैं। जैसा आपका क्लाइमेट है वैसे हम आपको प्रपोज करते हैं। तो अभी इसकी गाइडलाइन ये समझ लेना, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए तो आपको। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो मास्टर प्लान रहेगा उसमें ये जो कॉटेजेस है, कोई भी, इसका लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? बहुत बार क्या होता है कि अभी एग्रीकल्चर सेंटर एक खेती है, एक बोलते हैं, कोई लोग बोलते हैं कि यार मुझे मेरे रूम्स है ना बहुत पीछे चाहिए, मुझे लोग रहना तो उनको प्राइवेसी चाहिए। लेकिन उसका प्राइवेसी है, लेकिन आपको कितना डिस्टर्ब हो रहा है वो आप समझ लेना। हर बार उसको पानी का बोतल भी चाहिए, आपको पानी भी पहुंचाना है, खाना भी पहुंचाना है, तो आप नहीं जा सकते वहां पे। और खेती है, ये कोई रेस्टोरेंट या रिसोर्ट नहीं है कि उसको अच्छा अपने कंक्रीट का दीवार कर दिए। यहाँ पे तो जंगल में भी एग्रीकल्चर सेंटर हो सकता है। तो जब टूरिस्ट आपके यहाँ पे सोएगा तो उसके दिमाग में एक चैन की नींद चाहिए, अरे यहाँ मेरे यहाँ पे कंपाउंड लगा है। तो उसका लोकेशन भी ऐसा चाहिए कि जो सेफर साइड में हो। और एक कोई अभी पेशेंट, एक आधा आदमी है वो सोया हुआ है, ये यदि कोई इमरजेंसी है तो उसका गाड़ी वहां तक पहुंचना चाहिए, इजीली वहां पे एक्सेस होना चाहिए। और अटैच टॉयलेट, नीट एंड क्लीन। अटैच टॉयलेट, नीट एंड क्लीन, ये दो चीजें पे ध्यान रखना। नीट एंड क्लीन आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू कैसा होता है, वो भी छोटे छोटे एलिमेंट्स है। फिर दूसरा आता है मटेरियल सिलेक्शन। इंटीरियर का मटेरियल अलग है, एक्सटीरियर का अलग है। जैसे मतलब बाहर से आप कैसा भी दिखाओ, स्लोपिंग दिखाओ, बाहर से मिट्टी से लिखो या लाल पेंट दो, गो पेंट दो, लेकिन अंदर से जो रूम है वो नीट एंड क्लीन चाहिए। क्यों? हमारा जितना 10 साल 15 साल का जितना एक्सपीरियंस है, क्योंकि टूरिस्ट को, जो भी गेस्ट आता है उसको अच्छे घर में रहने का आदत भी रहे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अच्छे घर में। सफेद कलर है, किसान किसान तो आपके एग्रीकल्चर सेंटर में आएगा नहीं, किसान तो अपना एडजस्ट कर लेता है, कहीं पे रहता हो, क्योंकि उसका रोज का दिन जीवन शैली वैसी है, उसको कुछ फर्क नहीं गिरता है। लेकिन आपके पास शहरी लोग आ रहे, तो आप बाहर का कॉटेज का डिजाइन कैसा भी बनाओ, लेकिन अंदर का जो डिजाइन है वो अच्छा उससे मैचिंग बनाओ, जो उसको उस दिन उसकी रात को चैन की नींद आए। नहीं तो वो रात को नहीं सोएगा ना, तो दूसरा दिन आपको बोलेगा मेरे को नींद नहीं, क्योंकि एनवायरमेंट बदल जाता है। दूसरा नीचे का मटेरियल है, फ्लोरिंग का, टाइलिंग का, ये भी है। सेकेंड है वेल वेंटिलेटेड, हवा पानी जो आता है वो अच्छे से है। लाइटेड एंड प्रोटेक्टेड प्राइवेसी, इसका मतलब क्या होता है, अभी खेती है, वहां पे क्या क्या आता है खेती में, जंगली जानवर भी आते हैं, सांप भी आता है, बिच्छू भी आता है, खेकड़े भी आते हैं, जो कुछ भी है। तो टॉयलेट की जो जाली होती है, टॉयलेट का हम जो वेंटिलेटर छोड़ते हैं वहां पे जाली लगाओ। उससे क्या होता है, या पानी का जो ट्रैप होता है उधर, फ्रॉग जो होते हैं छोटे छोटे, तो वो खाने सांप अंदर से पीछे के पाइप से आता है। तो वो छोटी छोटी चीजें हैं, इस पे ध्यान रखो। ये मैं ये जो गाइडलाइंस है,
थर्ड इंपॉर्टेंट एलिमेंट है स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी। क्या होता है, हम खेती में कुछ काम कर रहे हैं तो नीचे का जमीन सब सॉइल होता है, काली मिट्टी है, कहीं पे तो सेटलमेंट होता है, और हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम उसको कंक्रीट का बना सके। या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हर जगह पे आपको सिविल इंजीनियर भी ना मिले काम करने, लेकिन फिर भी आप जमीन को अच्छे से बेस बनाओ उसका। फिर दूसरा है स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, क्योंकि नहीं तो क्या होगा, ये जमीन झुका है तो टूरिस्ट पर्यटक या गेस्ट आपके यहाँ पे सोएगा ही नहीं है, तो वो देखेगा अरे दीवार टेढ़ा हो गया। तो छोटी छोटी चीजों पे ध्यान रखो। फिर ओरिएंटेशन, मतलब क्या है कि उसका दिशा कौन सी होनी चाहिए, उसके यहाँ पे सूरज का रोशनी आ रहा है या बरसात के सीजन में बारिश ज्यादा आ रही है क्या, उसका विंडो कितना होना चाहिए। फिर क्लस्टर प्लानिंग, क्लस्टर प्लानिंग मतलब क्या है कि भाई दो कॉटेजेस में जोड़ के बना सकते हो, जैसा आप नीचे का एग्जांपल देख रहे हैं, देखो यहाँ पे दो कॉटेज मैंने जोड़ा है, दूसरे के बीच में क्या किया मैंने, टॉयलेट बीच में डाला, तो दोनों के बीच में थोड़ा डिस्टेंस दिया। तीसरे ऑप्शन में क्या किया, मैंने सारे कॉटेजेस जोड़ा, 6 या 8 कॉटेजेस जितने भी एक लाइन में जोड़ा, तो हर एक का प्लस है, किसी के माइनस भी है, किसी के प्लस पॉइंट भी है। फिर हाइट्स एंड एलिवेशंस, क्या होता है कि मैंने बहुत सारे जगह पे देखा है, एक बाजू से हाइट है ना, ऐसा स्लोपिंग रूप है तो 7 फीट है, बीच में 10 फुट जाता है और लोगों को ऐसा झुक के जा रहा है। तो आदत उस हमको आदत है, जो लोग खेती में काम करते जाते हैं उनको आदत है नीचे ऐसा झुक के जाने का, क्योंकि हमारे पहले घर का हाइट छोटा ही था, लेकिन शहर के लोग आदत नहीं रहते तो सर फुटता है। तो छोटी छोटी चीजें हैं। लेवल डिफरेंस है, ये तो बहुत ज्यादा ऊपर है नीचे है, टॉयलेट नीचे जा रहा है ऊपर आ रहा है। सेफ्टी ग्रिल नेट्स, ये मैंने ऑलरेडी बोला है। अभी डाइनिंग एरिया, क्योंकि लोग आए खाना खाएंगे, 2 घंटा बैठेंगे, 1.5 घंटा, तो खाना खाने का एरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे आदमी सबसे रिलैक्स रहता है और एंजॉय करता है फूड। तो आपका कैपेसिटी कितना होना चाहिए, 50 से 60 लोगों से ज्यादा कैपेसिटी बना होना, क्योंकि ये जो डाइनिंग एरिया होता है सबसे ज्यादा कॉस्टली होता है। वेल वेंटिलेटेड, मतलब हवा अच्छे से पास हो, क्योंकि 50 लोग जब एक साथ आते हैं ना तो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो गर्मी होता है, तो अच्छे से हवा जाए, क्योंकि वहां पे आप खेती में है। अटैच किचन ऑन द सेम लेवल, क्या होता है, अभी यहाँ पे आपका डाइनिंग, यहाँ पे लोग खाना खाने बैठे हैं और आपका किचन नीचे है, तो बैठने वाला तो आदमी एक ही बार लेवल पे है, लेकिन जो बंदा आपको थाली में खाना परोस रहा है बार बार ऊपर है, तो उसके हिसाब से सोचो। तो आपका एक लेवल पे किचन और ये होना चाहिए। टॉयलेट्स डाइनिंग के आजू बाजू होना चाहिए। ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए, नहीं तो क्या होता है कि आप हाथ धो रहे हैं वॉश बेसिन में और पानी उधर ही जा रहा है, तो वो उधर से मच्छर तैयार होते हैं। छोटे छोटे चीजें हैं। सम रिलैक्सिंग एरिया, ये रिलैक्सिंग एरिया क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बोला, कृषि पर्यटन केंद्र में 3 जनरेशन एक साथ आती है, बच्चा, उसके पिताजी, दादाजी। अभी क्या होता है, दादाजी का सबसे अच्छा दोस्त उसका पोता, तो वो दोनों खाना खाने के बाद आए, बाजू में बैठे तो रिलैक्स हो रहे, खटिया पे सो रहे आराम से, तो पेड़ के नीचे बैठे, तो ऐसे कुछ आजू बाजू में रिलैक्सिंग एरिया दे दिया, बच्चों के खिलौने रखो और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीटिंग रखो। देखो आप ये एग्जाम्पल देखेंगे, यहाँ पे देखो लोग नीचे चौपाल जो होता है ना, ये मतलब हमारे यहाँ पे इसको चौरंग बोलते हैं, तो वहां पे लोग खाना खा रहे हैं, तो कुछ जगह पे टेबल चेयर भी हो सकता है, कुछ जगह पे आप मिट्टी के बेंचेस भी बना सकते हैं, ये आपका चॉइस है कि आपको कैसा चाहिए, क्योंकि आप कोई 5 स्टार फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं, आपका जो ट्रेडिशनल खाना है, चूल्हे का खाना है वो दे रहे हैं, तो आप उसके हिसाब से आपका डाइनिंग एरिया बनाओ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, ये डाइनिंग एरिया खाली डाइनिंग एरिया के लिए मत बनाओ, ये मल्टीपर्पज हॉल भी हो जाए, क्योंकि आप जो खर्चा कर रहे हैं, फटाफट डाइनिंग की चेयर है तो बाजू में ले जा सके। तो अभी 10-15 स्कूल के बच्चा है या आपके यहाँ पे कोई प्रोग्राम है तो उसके लिए भी यूज कर सकते हो, क्योंकि हर चीज के लिए अलग एक्टिविटी के लिए अलग चीजें नहीं बना सकते, क्योंकि बजट भी आपको ज्यादा पैसा भी खर्च नहीं करना है। फिर जैसे ही मैंने आपको डाइनिंग गाइडलाइन जो था, कैपेसिटी, ओरिएंटेशन, फर्नीचर लेआउट है, सर्विंग एरिया, लेवल ऑफ किचन ऊपर नीचे, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। अभी बहुत बार क्या होता है कि अभी समझो आपने मिट्टी का घर बनाया, मिट्टी का किचन बनाया, डाइनिंग बनाया, लोग खाना खाने बैठे और बाजू से जोर से हवा आ गई, क्या हो जाएगा, जो खाना खा रहे हैं वो खाने में धूल मिट्टी जाएगी। किसान है तो किसान को फर्क नहीं गिरता है, किसान है वो स्ट्रांग है, लेकिन जो शहर का आदमी है ना उसमें थोड़ा सा भी मिट्टी है ना तो थाली को तो दूसरा लाके आपके लिए अच्छा है, लेकिन आप देखोगे आजू बाजू में कुछ पेड़ लगाए तो हवा की दिशा, हवा से जो उड़ के आने वाला डस्ट है वो पकड़ के रखेगी। ये छोटी छोटी चीजें हैं। जैसा मैंने आपको नीचे प्लानिंग दिखाया कि ऐसा कुछ हो सकता है, एक तो आपका लॉबी हो जहाँ पे लोग चप्पल बाहर निकाल के रख सकते हैं, फिर नीचे आने के बाद डाइनिंग हो, फिर पीछे में किचन हो, बाजू में ऐसा कुछ ओपन स्पेस हो जाए।
फिर कृषि पर्यटन केंद्र में लोग घूमने भी आते हैं और बैलगाड़ी ट्रैक्टर का सफर का मजा भी लेने आते हैं। ये क्यों? क्योंकि आज तक लोग खाली बैल देखे थे लेकिन उसमें बैलगाड़ी का एक्सपीरियंस नहीं लिया, चलाने का भी नहीं लिया कि कैसे बैलगाड़ी पे चलते हैं, बैल कैसा होता है, बैल को कैसे हाँकते हैं। ये सब चीजें आप उसको एक्सपीरियंस दे सकते हैं। तो इसके लिए क्या होना चाहिए आपको? तो अभी आपको पता है कि ट्रैक्टर जिस रास्ते पे चलता है उस पर बैलगाड़ी नहीं चलेगी, जा सकती है, लेकिन आपका ट्रैक्टर भी अभी ट्रैक्टर नहीं है, वो ट्रॉली का हो गया। तो उसके लिए जो आपका जो एग्री टूरिज्म सेंटर है उसका जो पाथवे होना चाहिए अलग से, बैलगाड़ी ट्रैक्टर जो है आपका 10 एकड़ का जगह है, जगह कम है, तो ट्रैक्टर में टूरिस्ट को बिठा के आप कहीं पे तालाब है उसको बिठा के लेके जाते हैं, या कोई टेम्पल है वहां पे लेके जाते हैं। तो उसका रास्ते का टर्निंग रेडियस, रास्ते का विड्थ कितना होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है बहुत बार यहाँ से ट्रैक्टर जा रहे हैं, वहां से गेस्ट आ रहे हैं तो वो बाजू से हट रहे हैं, बार बार वो हॉर्न बजा रहे हैं। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों का ये गाइडलाइन है। फिर उसके बाद डेमो विलेज मॉडल क्या होता है? डेमो विलेज मॉडर्न मतलब हमारा, जैसे मैंने बोला था कि हमारा जो संस्कृति, हमारा जो कल्चर है, हमारे जो लोग पहले ट्रेडिशन था उसका एक डेमो हो गया। कि पहले हमारा बार्टर सिस्टम था, बाला बलूतेदार जिसको बोलते थे। एक लोहार होता था, एक कुंभार होता था, पॉटर जो बनाता था। वहां पे कैसा है ना, आप एक डिस्प्ले मॉडल बनाओ, वो एक्टिवली भी रख सकते कि आप वो एक्चुअल में काम कर रहे हैं। तो लोगों को पसंद आता है, लोगों को फोटो खींचना पसंद आता है, और लोगों को, बच्चों को उससे एजुकेशन के लिए काम में आता है। तो ये हमारा इंडियन ट्रेड सिस्टम था। उससे क्या होगा कि भाई हमारा करेंसी मॉडल कैसा था, हम कैसे काम करते थे। तो ये छोटी छोटी चीजें आप उसमें ऐड कर सकते हैं। दूसरा एक चीज है, अभी लोकल आर्ट क्राफ्ट कल्चर फेस्टिवल है। आप सिटी के आसपास 50-60 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। तो समर में क्या होता है, छुट्टियों में बच्चों की छुट्टियां में कैंप्स होते हैं, समर कैंप। तो एग्री टूरिज्म सेंटर में आप ले सकते हैं। तो बच्चों को मिट्टी से खेलने के लिए मिट्टी का वर्कशॉप दे सकते हैं, एग्री ऑर्गेनिक फार्मिंग के कुछ ट्रेनिंग्स वहां पे दे सकते हैं। या जितने भी आपके गांव की तरफ के जितने भी कल्चर है, अभी इसके लिए क्या है कि हम क्या करते हैं, पुणे के आसपास कोई आर्टिस्ट होता है या कोई स्कूल का टीचर है, वो आर्ट टीचर, उसको लेते हैं, वो स्कूल के बच्चों को लेके आते हैं, 3 दिन 4 दिन का प्रोग्राम करते हैं। और वो अपना आर्टिस्ट खेती में जाके बैठ रहा है कि स्केचेस निकाल रहा है। तो ऐसे छोटे छोटे एक्टिविटी आप एग्री टूरिज्म में कर सकते हैं। दूसरा है फूड फेस्टिवल है, आपके कुछ अलग अलग त्योहार होते हैं, आप उसको सेलिब्रेट करो। जैसा आप गुजरात में जाएंगे तो उत्तरायण होता है, जैसा आप महाराष्ट्र में आते हैं तो अलग अलग फेस्टिवल, गणपति फेस्टिवल है। तो आप कल्चरल है, शादी है, अभी डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए लोग एग्री टूरिज्म सेंटर यूज करते हैं, फोटोग्राफी के यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके आजू बाजू वाले गांव वालों को, लोगों भी काम मिलेगा आपके एग्री टूरिज्म सेंटर में। वो अपना काम कर रहा है, लोग उससे, जैसा अभी मैंने आप ऊपर का जो पिक्चर दिख रहे हैं, अभी ये जो बर्तन है, मिट्टी के बर्तन है, इसकी डिमांड बढ़ेगी, लेकिन मिलता कहाँ पे है? लोग शहर में जाना पड़ता है। यही आपके एग्री टूरिज्म सेंटर में किसी किसान हो गया, आपका कोई भाई होगा गांव वाला है, उससे बना के लो। नहीं है तो आप कहीं खरीद के रखो, वहां पे रखो, जाते टाइम वो लेके जाएगा। मिट्टी के गमले हैं, मिट्टी के बर्तन है, खाने का कुछ सामान है। तो इसके लिए क्या गाइडलाइन है, कीप सेपरेट स्पेस फॉर मल्टीपर्पज स्पेस और मल्टीपर्पज स्पेस अबव एक्टिविटी। ये इसके लिए आप क्या करो, अलग से कुछ एक जगह रख दो। इससे क्या होगा कि कोई एक्टिविटी चल रहा है तो आपका एग्री टूरिज्म सेंटर भी डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि आप किसान हैं, 2-3 महीना आप खेती के टाइम पे बिजी रहेंगे, लेकिन उस टाइम पे आप एग्री टूरिज्म सेंटर का कुछ कोना आपने दे दिया स्कूली बच्चों को, तो वो आपका एक रेवेन्यू चालू हो जाएगा, वहां से पैसा आना चालू होता है। फिर दूसरा चीज क्या है कि आप आपके एग्री टूरिज्म सेंटर में, कृषि पर्यटन के अंदर प्लास्टिक के खिलौने मत रखना। क्यों? क्योंकि उस वो जहाँ पे रहता है ना, अपने से ज्यादा 10 गुना अच्छा खिलौने उसके पास है, क्योंकि हम सारे टाइप के खिलौने नहीं रख सकते। तो यहाँ पे आप क्या क्या करना है, आपके जो हमारा जो ट्रेडिशनल गेम्स थे जिसमें बच्चे का इंटरेक्शन हो, उसको रखिए। जो जो हमारे गेम, गिल्ली डंडा था, ये था, या था, सब जितने भी है, टायर चलाना, ये सब चीज वहां पे रखो। तो उसमें अलग अलग चीज आते हैं, क्ले एरिया हो गया, मिट्टी में खेलना आ गया, सैंड पीट है, जैसा कोई किला बना रहा है, वाटर एरिया, एक्टिविटीज, फार्मिंग जोन, नक्षत्र वन गार्डन आता है, मिनी जू आता है, कि आपके पास अलग अलग जू के एक्टिविटी हो सकता है, टायर के गेम है। अभी गेम्स के कुछ एरिया होते हैं, जैसा आप नीचे के पिक्चर में देख रहे हैं कि नानी और पोता दोनों खेल रहे हैं, ट्रेडिशनल गेम्स है। और पिताजी देखेंगे तो बाहर बैडमिंटन। तो इसमें गाइडलाइन क्या है कि यहाँ पे समझो आपने ये इधर एक था इंडोर गेम और आउटडोर गेम्स।
पास पास में रखना है, क्योंकि आज माता पिता अपने बच्चे को 2 मिनट भी नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि वैसा जमाना नहीं बचा है। तो ऐसा कुछ हो कि बच्चे दादा दादी या उसके बड़े जो खेल रहे हैं अंदर और बाहर देख रहे हैं कि हाँ मेरा पोता खेल रहा है वो बाहर, तो दोनों चीजें ये का मिलाप चाहिए। तो गेम्स भी इंटरेक्शन बेस्ड होने चाहिए, फूड बेस्ड, हेल्थ रिलेटेड गेम्स हो, तो उसमें आपका क्या है, यूनिकनेस बचा रहे। फिर यदि आप शहर के पास में हैं तो मॉर्निंग में योगा मेडिटेशन के जो कैंप्स होते हैं, सेशंस होते हैं, उसमें यूज कर सकते हैं। यदि आपके पास टूरिस्ट शहर है तो आप वेलनेस हेल्थ टूरिज्म को फोकस करके भी आप उसको योगा का सेशन रख सकते हैं। नीचे में आपको दिखा है लैंडस्केपिंग। अभी आपको बारिश का पानी रुकना है तो बारिश के पानी अभी मैंने पानी ऐसा बॉक्स मतलब रेक्टेंगल में रुका हूँ कि अलग अलग शेप में रुका, पानी तो पानी है ना, तो उसको आर्किटेक्चरली हम यूज करके अलग अलग पॉन्ड के डिजाइन में बनाते हैं। उसमें क्या है, ऐसा ब्रिजेस बनाए तो वाटरफॉल हो गया, नीचे बोटिंग हो सकता है। फिर नीचे में कमल लगता है तो उससे क्या हो गया कि कमल का भी रेवेन्यू आ गया, दिखने को अच्छा दिख रहा है और एक वेराइटी भी हो गई। ये बीच में का पिक्चर दिख रहा है, ये डक्स है, बदक जिसको बोलते हैं। ये क्या है, ये ये फ्री का कामगार है, मतलब ये आपका एम्प्लॉई है। ये क्या करता है, जितना भी कचरा है, कीड़े हैं, वो लॉन में लगे हैं कहीं पे भी वो खाते जाता है। और टूरिस्ट अपने जो मेहमान है उनको दिखता है, बच्चों को मजा आता है, तो क्या हो रहा है, आपका प्रीमाइसेस भी साफ रख रहे हैं, बच्चों को भी देखने को मिल रहा है और एक ब्यूटी भी मेंटेन हो रहा है। तो जैसा ये कुछ हट दिख रहे हैं, आपका मेडिटेशन हट है। अभी यहाँ पे एग्रीटूरिज्म सेंटर में अलग अलग टाइप के लोग आते हैं, कोई आर्टिस्ट आता है, कोई सितार वादक है, कोई लिखने वाला है, तो उसको अलग अलग जगह दो बैठे, उसको जैसा चाहिए। अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, आप किसान हैं तो आपको कुछ ना कुछ बेचने के लिए आपके पास चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला एग्रीटूरिज्म सेंटर में लोग 3 बेसिक एलिमेंट है, 3 पिलर जिसको बोलते हैं ना, समथिंग टू बाय, मैं आखिरी का पहले बोल रहा हूँ, समथिंग टू सी, मतलब उसको कुछ देखने लायक चाहिए, देखने लायक नहीं तो उसको कुछ उसके साथ करने के लायक भी चाहिए। और समथिंग टू बाय मतलब वहां से कुछ को लेके जाना चाहिए। क्यों मैं बोल रहा हूँ, जिस टाइम आप घर से गाड़ी में बैठे तो आप जेब में 2,000 3,000 4,000 रुपए लेके एक्स्ट्रा लेके बैठे। ऐसा कोई आदमी नहीं है कि जो घूमने गया और पैसा खर्चा करके नहीं आया, शायद उसको बेवकूफ कहेंगे, लेकिन आदमी या कोई भी औरत या जो भी बच्चा है कोई भी है, तो हम लोग घर खर्चा करने के मेंटालिटी से निकलते हैं। और आप उसको जितना बेचने के लिए चीजें रखेंगे उतना अच्छा है। और आपको कोई 5 स्टार प्लास्टिक की बोतल वाला कोई लेस का कुरकुरे नहीं रखना है, जो आपके खेती में निकलता है, आपके अड़ोस पड़ोस वाले खेती में निकलता है, आपके रिश्तेदारों के खेती में निकलता है, या आपके भाई भाई है, क्योंकि हमको गांव वाले लोगों को समृद्ध बनाना है। तो ऐसी चीजें वहां पे रखो। यदि आप आपके खुद का दुकान बना के रखो, नहीं है तो आप बाजू में दुकान बनाओ, उसको बोलो भाई तेरा सामान ला के रख, बिकेगा तो तू ही पैसा ले ले, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। या आप तो उससे कुछ टाइप कर सकते हैं। इसमें क्या क्या रख सकते हैं, फ्रूट वेजिटेबल है, ग्रेन्स है, जागरी है, जो आपके पास कृषि का उपज है उसमें आप रख सकते हैं। मैं तो गमले की भी बात कर रहा हूँ, गमले भी बेच सकते हैं आप। फिर ये मैं आपको, मेरा एक प्रोजेक्ट है, मैंने वसुंधरा एग्री टूरिज्म वर्धा में किया है। ये कुछ 4 साल पहले के साइट पिक्चर है। मैं आपको इसमें क्या क्या एक्टिविटी किया वो बताऊंगा, मैं इसका आपको एक वीडियो दिखाऊंगा। तो ये वहां पे जब टूरिस्ट आए, बच्चे आते थे, तो यहाँ पे हमने कुछ एडवेंचर का भी एक्टिविटी किया है। तो एक 20% में आप 2-4% एडवेंचर का एक्टिविटी कर सकते हैं, जिसमें बच्चे का इंटरेक्शन बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जैसे अभी कोविड के टाइम पे आप देखेंगे तो बच्चों का कॉन्फिडेंस वीक हो चुका है, क्योंकि वो कभी स्कूल गए नहीं, वो आपस में मिले नहीं, खेले ही नहीं। तो वो भी एक आपके पास अच्छा ये है। तो हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में एग्री टूरिज्म पॉलिसी के अकॉर्डिंग 5 एकड़ में 8 कॉटेजेस विदाउट एनी सिंगल परमिशन पे आप कर सकते हैं। अरे अलग अलग स्टेट का अलग अलग पॉलिसी है, लेकिन 8 का तो मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि ये पॉलिसी मोस्ट ऑफ द स्टेट तावरे सर ने ड्राफ्ट किया है, तो मेरे ख्याल से पॉलिसी सब जगह पे सेम होगा। तो इसके बाद मैं आपको यहाँ पे मैं ये स्लाइड शो खत्म करता हूँ। इसके बाद मैं आपको एक मेरे प्रोजेक्ट का एक वीडियो दिखाता हूँ कि मैंने जो एग्री टूरिज्म का प्रोजेक्ट किया। ये वीडियो मेरे YouTube चैनल है नीलेश राठ है, उस पर भी अवेलेबल है, फिर भी मैं आपको यहाँ से
शोकेस करता हूँ मेरे यहाँ से। वो बहुत बुरे में 2 मिनट में बता दूं। अब फिजिक्स के तो वो मास्टर आदमी हैं। तो हम लोगों के लिए फायदा रहेगा थोड़ा सा चीजों को लेके। नहीं लेकिन ये बता रहे हैं कि सर नेटवर्क 750 इशू आ आया रहा है आपको? क्या? मुझसे फिजिक्स और कई तरह के आवाज नहीं आ रही सर। हाँ, एक मिनट आया। मैं अभी शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन को। आया आपको? दिख रहा है कुछ अभी? नो सर। नहीं आ रहा है ना? शेयरिंग हो रहा है? सर नहीं आ रहा है। हमारा अच्छा उनका रिजल्ट अभी आपको कुछ ये प्रोजेक्ट का मास्टर प्लान है जो मैं आपको प्रोजेक्ट जो दिखा रहा हूँ। इसके अलावा हम फार्म प्लानिंग भी करते हैं, जिसमें इसको हम प्रॉफिटेबल फार्म प्लानिंग जो स्कूल के लिए करते हैं, जिसमें क्या होता है कि फार्मिंग के अलग अलग टाइप्स के डेमो हो गया। जैसा अभी महाराष्ट्र अभी केंद्र शासन का एक पॉलिसी है जिसमें हर स्कूल में अपना खुद का एक न्यूट्रिशन गार्डन, स्कूल न्यूट्रिशन गार्डन होना चाहिए। ये उसका मैंने वर्धा में ये बनाया था, चन्नावर स्कूल। तो जिसमें अलग अलग टाइप का फार्मिंग खुद के लिए है, स्कूल के लिए, जो मतलब स्कूल के बच्चे वहां पे आके स्कूल में आके ही काम करें। उनका सब्जेक्ट है, उनके ग्रुप्स बनाए हमने, 100 बच्चे लिए थे अलग अलग 10 का, उनको अलग अलग टास्क दिया था। तो कोविड के पहले उन्होंने अच्छा क्रॉप लिया है। अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ यहाँ से शेयर करने का। आई थिंक नहीं हो रहा है, तो मैं आपको यूट्यूब चैनल से दिखा रहा हूँ। आगे आपको स्क्रीन दिख रहा है मेरा? ओके, तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है, नीलेश राठे नाम से। आप वहाँ पे भी ये वीडियो देख सकते हैं। स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग। हाँ। ये ऐसे स्कूली बच्चे वहाँ पे आते हैं। ये टेंट हाउसेस हैं।
7 एकड़ का एकदम बंजर जमीन था, हमने इसको एग्रीटूरिज्म में कन्वर्ट करके एग्जिस्टिंग सारे रिसोर्सेज हमने इसको यूज किया। और इसमें मेरे YouTube चैनल पे और काफी सारे प्रोजेक्ट्स है, आप उसको भी देख सकते हैं। ओवर टू द होस्ट फॉर द, यहाँ पे मेरा सेशन कंक्लूड होता है। यदि आपको कुछ क्वेश्चन आंसर है तो आप पूछ सकते हैं मुझे। थैंक यू वेरी मच सबका, मैं धन्यवाद कि आपने मुझे एक मौका दिया एग्री टूरिज्म क्या होता है इसको बताने के लिए। और अभी मैं मेरे 55 से ज्यादा प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में चालू है, अभी ऑल ओवर द स्टेट हमें अभी एक्सपांड कर रहे हैं, ऑल ओवर द महाराष्ट्र। थैंक यू नीलेश सर। जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो एग्री टूरिज्म कैसे हम लोग बना सकते हैं, या सर ने जो भी बताया उससे कोई डाउट हो, तो आप लोग एक करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर से। और बाकी जो हमारी ये वीडियो है मॉडल गांव के फेसबुक और पेज पे, और या सर का यूट्यूब चैनल है, आप वहां से जाके विजिट करके आप देख सकते हैं। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ सर, कोई फंडिंग एजेंसी है क्या सर वो अपने के बनाने के लिए, एग्रो टूरिज्म के लिए? नहीं, क्या मुझे आपका सवाल समझ में नहीं आया, क्या सर पूछना चाहते हैं? एग्रो टूरिज्म के लिए कोई फंडिंग एजेंसी है क्या कि ये कुछ? आप सर कौन से स्टेट से बोल रहे हैं? महाराष्ट्र स्टेट से सर। हाँ, महाराष्ट्र स्टेट में डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक 30 लाख रुपीस का लोन देता है, और शेड्यूल बैंक जो होता है 25 लाख रुपीस एग्री टूरिज्म पे देता है। यस सर। तो आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट वो सब चीज बना के बैंक में सबमिट करना पड़ता है, और आपको एक एग्री टूरिज्म का जो DOT है, डायरेक्टर ऑफ टूरिज्म महाराष्ट्र गवर्नमेंट का परमिशन मिलता है। मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि आप कैमरा ऑन करके बात कर सकते हो, तो मैं आपका एक स्क्रीन सेल्फी लेना चाहता हूँ, एक मेमोरी की तरह, मेरे पास भी पता चले कि कहाँ से लोग आए थे। थैंक यू। 5 लाख रुपया लग रहा था, उन्होंने हमारा 1-10 में करा दिया। बहुत अच्छे आदमी है। अरे यार, स्लिप भेजा, हम तो विश्वास ही नहीं कर सकते। स्लिप भेजा और बंदे ने ऐसे मिलते ने सीधे अंदर बुलाया, और कुछ नहीं बुलाया। अरे बताइए क्या? तो हाँ नीलेश सर, बोलिए। मुझे लग रहा था वो एक्सेल साहब जो है वो 5 लाख लगा लेंगे सर। हाँ बोलिए। जी मेरा नाम संतोष है। हाँ बोलिए। जी मेरा नाम संतोष है, और उत्तर प्रदेश अलीगढ़ अपना डिस्ट्रिक्ट है। और Okay. हम लोगों ने अभी एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO को हम लोगों ने फॉर्म किया है लास्ट ईयर। ओके। और हमारा जो अपना लोकेशन है, एक बहुत अच्छी यहाँ पर एक शेखा झील है। ओके, उस झील के पास में अपना 2 एकड़ का एक खेत है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर अपना ये एग्री टूरिज्म का हम लोग अगर स्टार्टअप तैयार करते हैं, करना चाहते हैं, तो उसके लिए कंप्लीट गाइडेंस, कंसल्टेंसी इस प्रकार का हमें जो मिलना चाहिए वो कैसे मिल सकता है आपके द्वारा, या और भी कोई? तो इसमें हम एक तो पहले तो आपका शुक्रगुजार कि आप अपने आप कुछ करना चाहते हो। ये फ्यूचर इंडस्ट्री है, मैं इंडस्ट्री इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक इंडस्ट्री जब फैक्ट्री डालता है या कोई एक यूनिट डालता है तो 5 लोगों को काम मिलता है, लेकिन जब एक टूरिस्ट आपके गांव में आता है तो 21 लोगों को काम दे के जाता है, बिजनेस या अपॉर्चुनिटी। तो आप इसमें ऐसा कर सकते कि मैं पर्सनली वहां पे विजिट के लिए आता हूँ, क्योंकि मैं जब तक विजिट नहीं कर पाऊंगा तब तक मैं आपके पास क्या रिसोर्सेस हैं वो नहीं देख पाऊंगा। फिर उसके बाद हम मास्टर प्लानिंग करते हैं, फिर उसके बाद यदि मैं पर्सनली आपको सर्विस दे पाया तो ठीक है, नहीं तो मैं आपके कोई एसोसिएट होंगे या आपको कुछ आपके आजू बाजू में कोई बंदा है कि जिसको ये चीज समझता है तो उसको गाइडेंस देके वो करवा सकते, कोई इश्यू नहीं है। तो आप मेरा मोबाइल नंबर नोट डाउन कीजिए, मैं चैट बॉक्स में डालता हूँ, या आपके मेरे स्क्रीनशॉट पे भी था पहला, नहीं है तो मैं फिर से डाल देता हूँ। तो मैं आपको, मेरा मोबाइल नंबर है, मेरा नाम है नीलेश रामबो राठे। मोबाइल नंबर मैंने यहाँ पे डाला है 83-800-78908, 83-800-78908, नीलेश राठ।
और आपकी किसी के कुछ डाउट्स हो सकते हैं, अभी नहीं हो सकता, बाद में किसी से पूछना है तो नंबर है आपके पास, आप पूछ सकते हैं। और एग्री टूरिज्म ऐसा एक सब्जेक्ट है, ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है, ये हर जगह के हिसाब से ये बदलता है। 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे भी एग्री टूरिज्म बदलता है। और एग्री टूरिज्म सेंटर ऐसा है, आपका इंटरेस्ट, आपकी इच्छा, आपको क्या पसंद आता है, उसके बेसिस पे एग्री टूरिज्म सेंटर चलता है। ये कोई रेस्टोरेंट जैसा, रिसोर्ट डालने जैसा नहीं है कि आपने बना दिया, बहुत सारा पैसा डाला और कर दिया। ये आपका पर्सनल खुद का है, आपका उसको खुद का पर्सनल टच आपको इसको देना है। यदि ये एक ऐसा चीज है कि इसमें पूरा परिवार जो है वो इन्वॉल्व होता है ये प्रोजेक्ट में। इसको मैं प्रोजेक्ट इसलिए बोल रहा हूँ, नहीं तो अदरवाइज वो उसका वैल्यू कम हो जाता है, क्योंकि इसमें आपके बच्चे हैं। क्योंकि अभी आज आप देखते हैं किसानों का क्या हालत है, क्योंकि सेकेंड जनरेशन फार्मिंग में नहीं आना चाहता है। आज जो किसान जो काम कर रहा है उसका उम्र है 55 साल। मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन 50 के नीचे वाला कोई फार्मर बचा नहीं है, क्योंकि वो एक्टिव फार्मिंग में काम नहीं करना चाहता, क्योंकि उसको लगता है इसमें पेन है। लेकिन टूरिज्म वाया एग्री टूरिज्म हम उसको इंटरेस्टिंग कर सकते हैं। और हमको जितना से ज्यादा टेक्नोलॉजी है, आज तो मार्केट पूरा ओपन हो चुका है और हर चीज अपने पास है। बस खाली एक ही है कि मौके का यूज करके हमको उसको सुनहरा मौका है। और आपने सबने देखा कि कोविड के बाद एक ही इंडस्ट्री था तो प्लस में था, वो एग्रीकल्चर, और उसमें अभी टूरिज्म आया तो सोने पे सुहागा। मेरे कुछ यहाँ पे दोस्त भी है, जो सूरज जी है, वो उनकी दीदी भी है, सूरज जी, निशा जी है, वो अटेंड कर रहे हैं। वो ऑलरेडी मेरे क्लाइंट है, उनका हम एग्री टूरिज्म सेंटर कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो आज के सेशन में ज्वाइन हो चुके हैं। और मैं सबसे ज्यादा थैंक यू करना चाहता हूँ मॉडल गांव ऑर्गेनाइजेशन का, और हीरालाल जी है, प्रियंकी जी है, सबका, क्योंकि इन्होंने एक जज्बा लिया है कुछ करने का देश के लिए। मैं सबका थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू ऑल। थैंक यू नीलेश सर, थैंक यू आप सभी लोगों को, जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए इस मीटिंग में। ठीक है सर, हम लोग मीटिंग को समाप्त करते हैं। यस, जो बस लिंक आए हैं किसी का अगर कोई क्वेश्चन हो तो बाद में पूछ सकता है सर से। सर ने नंबर अपना चैट बॉक्स में दे दिया है यहाँ पे। या किसी ने सवाल पूछा है, टोटल इनिशियल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट टू स्टार्ट। सर ये प्रोजेक्ट का कोई कॉस्ट फिक्स नहीं है, 5 लाख से भी चालू कर सकते हैं, 50 लाख से भी कर सकते हैं। आपके पास अभी क्या है वो देखने के बाद ही हम उसको बता सकते हैं। ये प्रोजेक्ट में पैसा है तो ही कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बोल रहा हूँ आपके जेब में 1 रुपया भी नहीं तो भी एग्रीकल्चर चालू कर सकते हैं। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही थोड़ा अलग है, ज्यादा पैसा लगा के पैसा बनाने का, ये कम पैसा लगा के ज्यादा पैसा कमाने का बिजनेस है। तो आप मेरा नंबर मैंने नोट डाउन किया, आपको किसी को भी कुछ डाउट है। थैंक यू, धन्यवाद सबका। और थैंक यू एवरीवन।